नमस्कार। आप जी सबसे नमस्कार। लंबे अंतराल के बाद जुड़ना हो रहा है। हमारे साथ शशि जी हैं। शशि जी, बहुत स्वागत आपका। इससे जी जी पहले बहुत कि बहुत चर्चा धन्यवाद। की इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, एक परिचय करा दें। मैं मुजफ्फर, फिलहाल दिल्ली में रह रहा हूँ। कायरता और लेखन से सीधा संपर्क संबंध है अपना। और हमारे साथ जो स्क्रीन शशि शंकर सिंह जी हैं, मूलतः आरा बिहार के रहने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू से हुई और पिछले तकरीबन 10 वर्षों से, मतलब एक दशक से आप राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी के तौर पर और चुनावी मामलों के विश्लेषक के तौर पर सक्रिय हैं। देश और दुनिया में राजनीति की अच्छी समझ आप रखते हैं और बिहार चूंकि मूल प्रदेश है अपना, तो ऐसे में बिहार के प्रति विशेष आपका लगाव भी है और उसके प्रति जो ज्ञान है उसमें भी कहीं कोई कमी नहीं है। तो आज जो विषय हम लोगों ने जो विषय रखा है बिहार के संदर्भ में, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, दल, विकल्प और हाशिए का समाज। तो इस पर जो है बातचीत हम करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करें। दरअसल ये पूरी परिस्थिति संदर्भ इसको बिहार चुनाव से जोड़ के देखिए। बिहार की जो परिस्थिति है, खासतौर पर चुनाव बिल्कुल सामने है और कोरोना के कहर की जो भयावहता है वो भी पूरा बिहार इस समय भोग रहा है। हम भले इस वक्त दिल्ली में हो, शशि जी भले इस वक्त दिल्ली में हो, लेकिन चिंता मुजफ्फरपुर, आरा और बिहार के तमाम शहरों में, गांवों में रह रहे परिजनों की है। तो ऐसे में एक स्थिति ये बनी थी कि बिहार में लगा था कि बिहार ज्यादा बेहतर है। दिल्ली में जब कोरोना की स्थिति बहुत भयावह हो गई थी, फिर अब एक स्थिति ऐसी बन पड़ी है जब लगता है कि बिहार से सब लोगों को लेके दिल्ली की तरफ आना चाहिए क्या। दरअसल इसकी वजह यह है कि दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं की जो स्थिति है बिहार की तुलना में कई लाख गुना बेहतर इस वक्त है। और जो लगातार वीडियोस बिहार से निकल के आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं, वो बेहद डरावने वाली है। बेहद डरावनी इस स्थिति में लगता है कि क्यों न परिजनों को समेट कर दिल्ली ही कूच किया जाए। ये स्थिति बिहार की है कि बिहार के लोग अब इस दिशा में सोच रहे हैं, बल्कि लंबे समय से पलायन करके देश के अलग अलग हिस्सों में, भूमंडल के अलग अलग हिस्सों में कहें तो ज्यादा बेहतर है, दुनिया भर में हम पहुंच गए। और आज भी मूलभूत सुविधा के लिए, स्वास्थ्य जैसी सुविधा के लिए, शिक्षा जैसी परिस्थिति के लिए, रोजगार के लिए हम आज भी दर दर भटक रहे हैं। और ऐसे में आज जिस बात की चर्चा हम करने वाले हैं, दल, विकल्प और हाशिए की बात, उस तीनों को जोड़कर इस चर्चा को शुरू करते हैं। अब हम सीधे शशि जी से बातचीत के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। शशि भाई, इस समय की जो परिस्थिति है, राजा मंत्री सब लगे हैं चुनाव में, उसकी तैयारी में, कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कहीं ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तमाम तरीके की तकनीक के आधार पर चुनावी तैयारी चल रही है। और उसके दूसरी तरफ बिहार की जो आम जनता है, जो मतदान में हिस्सा लेने वाले लोग हैं, वो दरअसल मौत की तरफ कदम बढ़ाते जा रहे हैं, इस भय के साथ कि किस क्षण किस पल कोरोना के काल में समाहित होना पड़े, उसके गाल में समाहित होना पड़े, इसी चिंता के साथ वो बढ़ रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले बात शशि जी दल की, कि बिहार के जो दल है उनकी जो दशा है, उनकी जो व्यग्रता है चुनाव को लेकर के, और उसके भीतर की जो परिस्थितियां, उसी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। दलों की सियासत को बिहार में किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जी बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। मैं वर्तमान स्थिति के बारे में बात करूं, उसके पहले मैं अपने तमाम लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका ध्यान में बिहार की शुरुआती राजनीति के दौर में ले जाना चाहता हूं। देखिए, 1946 से लेकर 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह रहे और उनके सरकार में, पहले सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। आज के डेट में बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन को माना जाता है, गवर्नेंस को माना जाता है कि उतना अच्छा नहीं है, लेकिन 46 से लेकर 61-65 का दौर वो था जब बिहार को सबसे बेस्ट वन स्टेट में माना जाता था। माना यह जाता था कि सबसे अच्छा राज्य बिहार है, निश्चित तौर पर। तो पहला चुनाव 52 में हुआ, 52 से उसके बाद 57 में हुआ। तो और 1946 से मैंने बताया कि दूसरे विश्व युद्ध को अगर छोड़ दिया जाए, लगातार चुनाव भी जब हुआ तब 52 से लेकर 61 तक श्री कृष्ण सिंह रहे।
उसके बाद 61 के बाद जब उनकी मृत्यु होती है तो दीप नारायण सिंह 18 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद विनोदानंद झा बनते हैं, जो कि राजमहल एक कंस्टिट्यूएंसी है जो भी झारखंड में चली गई है, वहां से वो जीतकर आए थे। फिर विनोदानंद झा के बाद केबी सहाय को मुख्यमंत्री बनाया जाता है कांग्रेस की ओर से, जो पटना वेस्ट सीट से चुनाव जीते थे। आपको ध्यान रखना होगा कि 1952 से लेकर 1965 का वो दौर था, जितने भी लीडर बिहार में काम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं गांधी की जो चंपारण यात्रा थी उससे भी जुड़े हुए थे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, कृष्ण सिंह की बात करें, हम जेबी और अनुग्रह नारायण सिन्हा की बात करें, ये सभी लोग 1962 से 67 तक ठीक है, ये भी शायद तक 67 के बाद बिहार में राजनीतिक उथल पुथल का दौर आता है। 67 वो क्षण है जब पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बिहार में बनती है। महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बनते हैं, जो कि पटना वेस्ट से जन क्रांति दल के टिकट पर जीतकर आए थे। ठीक है, 68 तक रहते हैं और इतनी उथल पुथल चलती है कि 1967 से 69 के बीच में ही लगभग 4 मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। माया प्रसाद सिन्हा बनते हैं, उसके बाद सतीश प्रसाद सी बनते हैं और उसके बाद फिर सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर बीपी मंडल यादव और उसके बाद भोला प्रसाद शास्त्री कांग्रेस के टिकट पर बनते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि ये जो संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी थी, ये 1964 में बनी थी और इसके जनक थे जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि बाद में समता पार्टी के भी फाउंडर के रूप में थे। 1969 में जो चुनाव होता है, उस चुनाव में पहले मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस की ओर से हरिहर सिंह आते हैं, फिर दरोगा प्रसाद राय बनते हैं, जो कि परसा से जीतते हैं उसमें। और अभी भी ये दरोगा प्रसाद राय एक चर्चित नाम है। आपको याद होगा कि इन्हीं की बेटी से तेज प्रताप यादव जी की शादी हुई थी, जो टूट चुकी है, पोती से। पोती से दरोगा प्रसाद राय के पुत्र अभी मतलब वहां से एमएलए हैं आरजेडी के टिकट पर, जो अब आरजेडी छोड़कर जदयू की ओर जा चुके हैं। ये वो दौर था 69 के बाद 72 का यह दौर था जब कर्पूरी ठाकुर का उदय होता है और 1970 में वो पहली बार बिहार के सोशलिस्ट पार्टी से मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद फिर से 71 में भोला पासवान शास्त्री वापसी करते हैं। फिर 72 में फुल फ्लेज, उसके बाद 72 से 77 वो चरण है कि 72 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस को बहुमत मिलता है और कांग्रेस की ओर से सबसे पहले केदार पांडे मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद अब्दुल गफूर बनते हैं और उसके बाद उनका वो मुख्यमंत्री बनते हैं जो उसके बाद सबसे ज्यादा दिन मुख्यमंत्री रहते हैं, 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बनते हैं, जगन्नाथ मिश्रा। वो 1975 से 77 के बीच में मुख्यमंत्री रहते हैं। 77 आप जानते ही होंगे कि 77 तो आप जानते ही होंगे कि भारत में पूरे इंडिया में किस प्रकार का माहौल था। इमरजेंसी के बाद का वो माहौल था और उसके बाद जनता पार्टी का उदय हुआ था। उससे बच्चे जानते हैं। जी बीच में माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं। अतीत की चर्चा आपने बहुत अच्छी की और होते होते आप 74 तक पहुंचे। एक बात इसमें बस जोड़े जाना चाहता हूं, अतीत की चर्चा अक्सर हम बिहार के लोग करते हैं कि हमारा अतीत बड़ा गौरवपूर्ण रहा, न केवल राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तमाम क्षेत्रों में। अतीत के पन्ने वर्तमान में पलटना तो ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो दलों की स्थिति है, 74 के आंदोलन से निकले हुए लोग जब सत्ता पर काबिज होते हैं तो जो बिहार के पहले चुनाव के बाद की परिस्थिति बिहार की बनती है, उसमें और आज में जमीन आसमान का फर्क आता है। कहा तो जाता है कि सरकार सुशासन की है, पर सुशासन के राज में कुशासन किस कदर हावी है उसकी तस्वीर हर रोज पिछले 30 बरस में हर रोज निकल के आई है। कभी लालू जी का दौर रहा, कभी नीतीश कुमार का रहा, लेकिन तस्वीरें अमूमन वैसी ही निकल के आती रही है। तो क्यों नहीं श्री कृष्ण सिंह के दौर की परिस्थितियां इन 30 वर्षों में दोबारा से बिहार में दिखाई पड़ी। और इस वक्त जो दलों की स्थिति है उसमें आपको क्या लगता है बिहार में दलों की सियासत कैसी, और जो दल इस वक्त बिहार चुनाव में जो साझेदार होंगे, भागीदार होंगे, उनके भीतर की परिस्थितियों को आप कैसे देखते हैं? देखिए अभी जो भी दल बिहार में राजनीति कर रहे हैं, एक तरफ आरजेडी है और आरजेडी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस जो उनको सहयोग देती है, और दूसरी तरफ जदयू है, जदयू की सहयोगी पार्टी नेशनल पार्टी के रूप में भाजपा है। हालांकि 2014 के बाद भाजपा का ग्राफ बढ़ा है और भाजपा की ओर में एक और क्षेत्रीय पार्टी है लोजपा है, जो कभी लालू यादव के साथ भी रही थी। तो जब हम वर्तमान में इन दलों की बात करते हैं तो
एक्चुअली इतिहास बताना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोगों को ये जानना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान और नीतीश कुमार, ये तीनों नेता, रामविलास पासवान सबसे पहले 69 में चुनाव जीत जाते हैं लौली से, लेकिन 77, 80 और 84 ये जो 3 चुनाव था, ये तीनों चुनाव में, ये 3 चुनाव 90 आप ले लीजिए 94 तक ये तीनों नेता लगभग एक ही दल में रहते हैं। मतलब ये पहला 77 में रामविलास पासवान हाजीपुर से सांसद बनते हैं और 77 में छपरा सीट से लालू यादव जी सांसद बनते हैं और सबसे कम उम्र के उस समय सांसद रहते हैं। और 77 में नीतीश कुमार जी हरनौत से चुनाव लड़ते हैं, पर वो चुनाव हार जाते हैं असेंबली का। फिर 80 में नीतीश कुमार जी चुनाव हार जाते हैं, फिर 85 में हरनौत से वो जीतते हैं और उसके बाद 89 से लगातार वो 96 तक, 98, 99 तक वो बाढ़ से सांसद रहते हैं। 2004 में उन्हें हार का सामना करना पड़ता है बाढ़ में। लालू यादव की आप राजनीति को देखेंगे तो लालू यादव 77 में चुनाव लोकसभा का जीतते हैं, फिर 80-84 चुनाव हारते हैं, 80-84 में हारते हैं, पर वो 80 और 85 में असेंबली चुनाव जीत चुके होते हैं सोनपुर से। 18 तो वो विधान। एक बात यही एक सवाल निकलता है शशि जी कि जब लालू प्रसाद यादव विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, कुल मिलाके वो सांसद भी होते हैं, तब भी बिहार की पहचान, बिहार की अस्मिता, बिहार के हितों को लेकर वो सक्रिय रहते हैं और बिहार के भीतर भी उनकी मौजूदगी होती है। बाद में विधानसभा भी वो जीत लेते हैं। नीतीश कुमार केंद्र की सियासत से नीतीश कुमार किस तरीके से शिफ्ट हो जाते हैं बिहार की सियासत में, और फिर उनकी पकड़ किस तरीके से मजबूत होती है? देखिए 90 में जब लालू यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, 94 वो क्षण आता है जब बिहार के, आप जानते ही होंगे कि कुर्मी जो मतदाता है वो लगभग 1 लोकसभा नालंदा में बहुत काफी अधिक है, और नालंदा से आप बाढ़ की तरफ आते हैं तो थोड़ा सा कुर्मी मतदाता है। कुर्मी मतदाता में एक बेचैनी होती है कि हमारा नेता आगे आए, और दूसरे तरफ कहीं ना कहीं जॉर्ज फर्नांडिस जी को लालू यादव से वो सम्मान नहीं मिल रहा था, कितने लोग ये भी मानते हैं। तो उस समय 1994 में कुर्मी महाचेतना रैली होती है। उस महाचेतना रैली के बाद और जॉर्ज फर्नांडिस के दिमाग में जो उथल पुथल चल रहा है, उसके बाद 94 में समता पार्टी का गठन होता है और ये लालू यादव को छोड़ते हैं। 94 में समता पार्टी के गठन के बाद यहां बताना जरूरी हो जाता है कि 96 गठन के बाद जो अगला असेंबली चुनाव लोग लड़ते हैं 95 में, वो लोग माले के गठबंधन के साथ लड़ते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार शिफ्ट हो जाते हैं दिल्ली, वो लगातार बाढ़ से चुनाव जीत रहे हैं और वाजपेयी जी की सरकार में वो मंत्री भी बनते हैं। ठीक है। फिर 2000 का चुनाव महत्वपूर्ण है। 2000 में जब चुनाव होता है तो 2000 का चुनाव, उस किस्से का जिक्र, जिस किस्से का जिक्र आप कर रहे थे, क्योंकि समय की बाध्यता भी है शशि जी, जिस किस्से का आपने जिक्र किया कि आनंद मोहन की कोशिश होती है और लाल कृष्ण आडवाणी, 2000 में क्या था कि बीजेपी को 67 सीट आया था और जदयू को 21 सीट आया था, और समता पार्टी को 34 सीट्स आया था। तो दावा तो बीजेपी की सरकार का बनना था। उस समय सुशील मोदी जी नेता थे, नंद किशोर यादव जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और कैलाशपति मिश्र जी बीजेपी के सर्वेसर्वा थे बिहार में। आपको याद होगा कि जब 1998 में जब भाजपा की सरकार दिल्ली में गिर रही होती है, तो आरजेडी के समर्थन से जीते हुए आनंद मोहन वाजपेयी जी के सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन भाजपा के समर्थन से जीते हुए रामविलास पासवान जी सरकार गिरा रहे थे। वो एक क्षण था कि कहीं ना कहीं आनंद मोहन की छवि आडवाणी जी के दिल में बसी। तो एक चर्चित वाक्य है कि 2000 चुनाव के पहले एक बार आनंद मोहन जी आडवाणी जी से मिलने आए थे। उस मिलने के क्रम में आडवाणी जी ने पूछा कि बिहार में आपको क्या लगता है, तो आनंद मोहन जी ने अपनी राजनीतिक समझ के अनुसार, उन्हें लोग बताते हैं कि ऐसा कहा कि देखिए, अगर नीतीश कुमार जी को अगर हम छोड़ते हैं तो जो ओबीसी वोट हमें आ रहा है समता और जदयू के द्वारा, वो कहीं ना कहीं खिसक के फिर लालू यादव जी के पास चला जाएगा। उसके बाद आडवाणी जी और भाजपा के जो दिल्ली के थिंक टैंक है, उन्होंने नीतीश कुमार जी को 2000 में मुख्यमंत्री के रूप में भेजा, हालांकि वो मोहम्मद साबित नहीं करते हैं, और फिर वापस लौट के फिर उसके बाद वाजपेयी जी के सरकार में वो मंत्री बनते हैं। और उसके बाद फिर आपको याद होगा फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 का जो चुनाव होता है, उसमें जो एनडीए लड़ता है, क्योंकि 2003 में समता पार्टी और जदयू का विलय हो जाता है, और फिर जो अलायंस एक चलता है उसमें एनडीए का नेतृत्व जी नीतीश कुमार को एज ए लीडर मान लिया था।
ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सेंटर के द्वारा स्टेट बीजेपी के पास ये स्टेट बीजेपी को मानना पड़ा था, और स्टेट बीजेपी जो थी उस समय वो अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा नहीं लड़ी। अगर उस समय वो लड़ती कि हमारे पास ज्यादा सीट है, मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, तो हो सकता था कि नंद किशोर यादव या सुशील मोदी में किसी का भाग खुल जाता, या अपने अंतिम दौर की राजनीति में कैलाशपति मिश्र जी मुख्यमंत्री होते। चलिए, ये शशि भाई आपने पॉलिटिकल किस्सा बता दिया बिहार के संदर्भ में। कुछ बात संकेत के तौर पर मैं जोड़ना चाहता हूं, फिर चर्चा को इस पर आगे लेके चलेंगे। बिहार के भीतर जो मेरी समझ बनी है और जो आपकी बातचीत से भी मैं समझ पा रहा हूं, उससे मुझे समझ में ये आ रहा है कि बिहार में जिस डीएनए की सियासत शुरू हुई थी, दरअसल उस डीएनए की भूमिका है। मतलब बिहार में चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड हो, इस तीनों के डीएनए को अगर देखें तो एक ही डीएनए से निकले हुए ये तीनों लोग हैं। और बाद में भले ये तीन धड़े के तौर पर रहे, और समय के हिसाब से चूंकि डीएनए एक था तो संभव है कि इसीलिए खरीद फरोख्त की ताकत और जिस तरीके से संतुलन बनाने की कोशिश कांग्रेस में थी, उसी तरीके की संतुलन बनाने की कोशिश इन तीनों दलों के डीएनए से ही इनको मिला, और तीनों समय समय पर उसका उपयोग करते हैं। जब इधर जाना हो तो इधर, जब उधर जाना हो तो उधर। तो ये तो एक बात आप भी इससे सहमत होंगे कि चाहे लोजपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, डीएनए के स्तर पर ये तीनों एक ही हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 90 का दौर याद करिए, और लालू प्रसाद यादव जब जनता दल की तरफ से मुख्यमंत्री बनते हैं तो उस समय जनसंघ से बीजेपी बनी हुई पार्टी भी समर्थन करती है। तो इस डीएनए को बीजेपी ने भी अतीत में समर्थन दिया है। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि क्या भविष्य में इस तरीके की कोई गुंजाइश बन सकती है क्या कि बीजेपी के सहयोग से आरजेडी की सरकार बन जाए। तो खैर, राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। जब पीडीपी के साथ सरकार बन सकती है, एनसीपी के समर्थन से कुछ क्षण के लिए ही सही महाराष्ट्र में अगर खेल हो सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं होगा। लेकिन बहरहाल हम अपनी चर्चा को वापस लपेटते हैं दल की तरफ। बिहार में इस समय जो दल हैं, कुछ दल ऐसे हैं जिनकी सियासत का कुछ अरसा बीत गया है, कुछ वक्त बीता है। आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, बीजेपी, इन चारों को आप इस हिस्से में रख लीजिए। और इसके बाद के हिस्से में कुछ और पार्टियां आई, जैसे उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा आती है, हम आती है मांझी जी की पार्टी, और बाद में एक मुकेश सहनी की वीआईपी भी आ जाती है, पप्पू यादव की भी पार्टी आती है। और अभी तो मुख्यमंत्री की उम्मीदवार ही एक पहुंच गई है वहां, जो खुद की दावेदारी मुख्यमंत्री के तौर पर करते हुए और वो घूम रही है पूरे बिहार में। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की भी एक साझेदारी है या ढूंढने की कोशिश है उनकी, जहां वो भी बिहार की बात करने निकले हैं बिहार भर में। लेकिन सवाल ये है शशि जी कि जो पारंपरिक दल हैं या जो थोड़े वक्त बिताए हुए दल हैं बिहार के भीतर, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी, अगर इनको जोड़ के देखें तो इन दलों के भीतर क्या कुछ बदला है, और वो जो बदला है उस बदलाव में बिहार का हित कितना दिखता है आपको? देखिए, अभी अगर राजनीतिक रूप से बात करें तो बिहार में इतना कुछ नहीं बदला है कि कोई नई पार्टी के अपना मुकाम हासिल कर ले। उसका कारण स्पष्ट है कि किसी भी पार्टी के सफलता में उसका संगठन या उसके संघर्ष का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आंदोलन से कोई उपजी हुई पार्टी है तो वो कम समय में सफलता हासिल कर लेती है, या उसके कुछ एक संगठन खड़ा हो। तो जितनी भी नई पार्टियां आई हैं या आ रही हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो अभी तक इतने मैदान में संघर्ष नहीं किए हैं और ना उनका इतना संगठन मजबूत है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2019 का चुनाव तो आप मानते हैं कि एक पीक पर चुनाव था भाजपा के लिए। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, भाजपा के पीक में माहौल था। आप देख ही सकते हैं कि 40 में 39 लोकसभा की सीट आई है। उस चुनाव में आपको ये देखकर आश्चर्य होगा कि बिहार में का जो मतदाता वो कितना निराशाजनक भाव रखता है अन्य पार्टियों के रूप में, विकल्प के रूप में क्यों नहीं देता, उस पर हम बाद में आएंगे। सबसे ज्यादा नोटा के वोटर पूरे इंडिया में बिहार में थे। 2% वोटर ने नोटा को वोट दिया था। और आपको 3-4 लोकसभा का मैं जिक्र करना चाहूंगा, गोपालगंज जहां पर 5% लोगों ने नोटा को वोट दिया। आपको नवादा में 3.73% लोगों ने नोटा को वोट दिया, और जहानाबाद में 3.37% लोगों ने वोट दिया। आप मतलब मान के बिहार में टोटल 8,17,000 लोगों ने नोटा को वोट किया। अगर ये किसी एक लोकसभा में कैंडिडेट को वोट कर देते तो एक लोकसभा उम्मीदवार जीत जाता। तो कम से कम अब मान के चलिए 19 चुनाव में भी
15% से ज्यादा वोट ना आरजेडी को मिला, ना इधर मिला, ना उधर बीजेपी को मिला। ये 15% वोट कहीं कहीं फेंक दिया, उसमें 2% नोटा भी था। तो आप सोचिए कि मेरा मानना है कि आज के डेट में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा फ्लोटिंग मतदाता दिल्ली के बाद, बिहार के बाद दिल्ली में आप देखेंगे कि बीजेपी का वोट 56%, 55% आया, लेकिन असेंबली में घटकर 40 के नीचे आ गया। आप आंकड़े के व्यक्ति हैं, आप चुनाव की गणित को समझते हैं, जोड़ते घटाते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। सवाल यहीं से निकलता है शशि जी कि बिहार में अगर नैराश्य भाव इतना है, बिहार में मतदाता के भीतर उदासीनता इतनी है कि वो नोटा पर बहुत बड़ी संख्या में मतदान करते हैं, तो क्या इस पर जो बिहार की चुनाव में जिनकी साझेदारी, भागीदारी, हिस्सेदारी है, जो बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी जैसी पार्टियां हैं, वो क्यों नहीं सोच पा रही है, या उस दिशा में क्या वो सोच नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही है, जानबूझ के पढ़ना नहीं चाहती है कि जो नैराश भाव है उसका समाधान किया जाए, और ये नैराश्य की स्थिति क्यों बन रही है? आप ये देखिए कि 90 के बाद जिन जिन पार्टियों को सफलता मिली वो तो जनता दल से ही अलग हुए, लेकिन एक नए रूप में थे। 90 में जब लालू प्रसाद यादव जी आए तो एक नए लीडर थे। समता पार्टी उस अलग निकली, नीतीश कुमार जी जब रूल कर रहे थे एक नए लीडर थे। अब आप जितनी पार्टियां का बात कर रहे हैं, आरजेडी हो और जदयू हो और लोजपा हो, तो लोजपा को ये जितने पार्टियां का लीडर नेतृत्व करते हैं, इनके प्रति लोगों में अभी खास रुचि नहीं है। हाँ, युवा उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव जी मैदान में काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो उनके साथ एक बड़ी दिक्कत क्या है कि जो उनका प्लस पॉइंट है वही उनका माइनस पॉइंट है। जो चीज वो किए नहीं है उसका उनको जवाब देना पड़ता है जनता को, और जनता पूछती है। अब जब लालू यादव जी का रूल था, लालू यादव के रूल में तमाम गलतियां हुई होंगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका जवाब तेजस्वी यादव से सुशील मोदी जी और भाजपा के तमाम नेता पूछते हैं। और सवाल ये उठता है कि 15 साल पीछे तो रूल भाजपा और जदयू कर रहा है, तो सवाल तो इनसे बनता है, लेकिन भाजपा मतलब परसेप्शन और चुनाव इस तरह बना दिया जाता है कि तो उसकी वजह भी तो है ना शशि भाई, कि जनता दल की सरकार को अगर बीजेपी का समर्थन था और जनता दल से निकल करके जनता दल यूनाइटेड सरकार बनाती है और गठबंधन बीजेपी का होता है, तो जब डीएनए दोनों का एक ही है तो काम करने का सलीका तरीका उसी तरीके का होगा, उनका विजन भी उसी प्रकार का होगा। तो जाहिर है काम में एक चीज ये था कि जब नीतीश कुमार जी अक्टूबर 2005 में फुल फ्लेज एज ए सीएम के रूप में आते हैं, तो आप कह सकते हैं कि अक्टूबर 2005 से लेकर 2013 मतलब आरजेडी से गठबंधन तोड़ने के, बीजेपी से गठबंधन तोड़ के आरजेडी के पास जाने के पहले उनकी एक खास छवि थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बिजली और रोड में काम किया था, लेकिन इन दो विशेष कामों के अलावा अगर हम देखें तो स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम मुद्दों पर बिहार बहुत पीछे है। उसका डाटा मैं आगे रखूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब 2014 में नीतीश कुमार जी छोड़ के जाते हैं तो बीजेपी वहां पर 30 से ऊपर लोकसभा की सीटें जीतती हैं, और जदयू के खाते में 2 सीट सिर्फ आती है, नवादा और पूर्णिया। ठीक है। तो नीतीश कुमार जी की भी मजबूरी रहती है और लालू जी की सर्वाइवल की भी मजबूरी रहती है कि दोनों एक होते हैं। हाँ। तो 13 के बाद नीतीश कुमार जी के इमेज बहुत नुकसान हुआ है, और ये जो एक खास वोटर था बीजेपी और जदयू दोनों का, उसमें जदयू के मुकाबले भाजपा के प्रति ज्यादा उत्साह है। तो अभी आप कह सकते हैं कि जो 2 नेशनल पार्टियां, जो कांग्रेस आरजेडी की रही है 98 के बाद, और जो बीजेपी रही है लगातार 2003 से जदयू की, तो अब स्थिति ये हो गया कि भाजपा को तय ये करना है कि क्या हम नीतीश को अगुवा मान के चुनाव लड़े, और कांग्रेस के पास तो विकल्प है नहीं क्योंकि कांग्रेस उतना वोट बढ़ा नहीं पाई है। लेकिन एक सवाल बीजेपी को खटकता होगा, जो डाटा सजेस्ट करता है कि जब 2014 में बीजेपी चुनाव लड़ रहा था तो बीजेपी अपने उस वोट परसेंटेज को विधानसभा में मेंटेन नहीं कर पाया, उसका 5% वोट विधानसभा में घट गया। तो बीजेपी को कभी कभी डर लगता होगा कि ठीक है, नीतीश कुमार अब इतने जनता में लोकप्रिय नहीं रहे, फिर भी क्या हमारे पास नीतीश कुमार का मुकाबले का लीडर है। यह सोच कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा, मुझे लगता है कि संकेतित करती होगी, इसलिए वो ज्यादा आक्रामक रूप नहीं अपनाती है। अब देखना होगा कि भविष्य में भाजपा क्या करती है।
देखिए, पॉलिसी मैटर पर भी जाएंगे, रणनीति क्या रही है, योजना, जैसे आपने बिजली का जिक्र किया, सड़क का जिक्र किया, तो बहुत सारे और सवाल भी जदयू की सरकार पर, उस दौर में भी नीतीश कुमार की सरकार पर खड़े होते रहे हैं, उन सवालों पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले हम वापस वहीं दल पर आना चाहते हैं। दरअसल दल को लेकर जो मेरी समझ है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, और बाकी के जो साथी इस समय जुड़े हैं उन सबसे भी साझा कर रहा हूँ कि दल के तौर पर जो पारंपरिक दल जिनकी भूमिका है बिहार चुनाव में, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, लोक जनशक्ति पार्टी, इनको एक धड़े में रख के देखिए, इन सभी दलों के भीतर की जो परिस्थितियां हैं, कुछ दल ऐसे हैं जो खुद को वैचारिक दल कह के जिन्होंने अपनी छवि गढ़ी और अपना प्रसार किया, जिसमें आप बीजेपी को देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए, बहुत हद तक लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल को देख लीजिए, तो ये अपने वैचारिक प्रतिबद्धता की बात करते थे। लेकिन वाकई इस मौजूदा समय में इस वक्त स्थिति क्या है, जहां से मैं देख पा रहा हूं कि तमाम दलों के भीतर जो लीडर कल तक हुआ करते थे वो लीडर अब समाप्त हो गए हैं। आज के समय में सभी दलों के भीतर डीलरशिप है, या तो डीलर है या मैनेजर है। जो जितना बढ़िया प्रबंधन कर ले, जो जितना बढ़िया डीलरशिप कर ले, वो उतना बड़ा नेता हो जा रहा है। तो एक तो लीडरशिप का वैक्यूम, उससे आगे बढ़ते हैं तो पार्टियों के भीतर आइडियोलॉजी की बात होती थी। आजकल आइडियोलॉजी कहां है वो आप देख लीजिए। जो आइडियोलॉजी वाले दल थे उनके भीतर भी इस समय आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज बची है क्या, इस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि जहां से मैं देख पा रहा हूं आइडियोलॉजी जैसी कोई चीज नहीं बची है। इस समय अगर दलों के भीतर कुछ है तो आइडिया है, और आइडिया किस चीज का है, टेक्नोक्रेट कैसे बने, तकनीक आधारित चुनाव कैसे हो, चुनाव को तकनीक आधारित बनाने के आइडिया के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल तक जहां वर्कर होते थे उनकी नाराजगी का फिक्र करती थी पार्टियां, वो नाराजगी का फिक्र करने का दौर समाप्त हो गया है, क्योंकि इस समय राजनीतिक दलों के भीतर वर्कर की जरूरत नहीं है, वॉरियर की जरूरत है। और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इन तमाम दलों से भीतर जिनकी बिहार में स्थिति बिल्कुल नगण्य है, बल्कि देश में जिनकी स्थिति बहुत नगण्य है चुनावी राजनीति में, वाम दलों के भीतर भी अब वॉरियर कल्चर विकसित हुआ है। वहां भी सोशल मीडिया वॉरियर बनाए जा रहे हैं, और इन दलों के भीतर तो बनाए ही जा रहे हैं। तो जब वर्कर वॉरियर में कन्वर्ट हो जाए, या वॉरियर वर्कर की जगह ले ले, लीडर की जगह डीलर और मैनेजर ले ले, तो जाहिर है कि वैक्यूम तो होगा ही। और ऐसे समय में यही सवाल मैं दलों की स्थिति पर पूछ रहा हूं। एक सवाल और भी शशि जी है कि अक्सर दलों के भीतर एक दल दूसरे दल को वंशवादी बताते हैं, या फिर ये बताते हैं कि लीडर नहीं है उनके यहाँ, वैक्यूम है। लेकिन तमाम दलों के भीतर जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात कर लीजिए, बीजेपी कहती है वंशवादी राजनीति के खिलाफ हम शुरू हुए हैं। आप देख लीजिए बीजेपी के भीतर लीडरशिप किसके पास है। संगठन में अगर नए चेहरों को भूमिका मिल जाती है तो सरकार में हिस्सेदारी मिलती है क्या, साझेदारी मिलती है क्या। जब विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद के लिए टिकट देने की बात आती है, मनोनयन की बात आती है, तो उस समय किसी नेता पुत्र को, किसी धनबली को, किसी बाहुबली को, उसी को ढूंढ के लाया जाता है। तो ये जो कल्चर डेवलप हुआ है, और जहां तक वंशवाद की बात है, आप बीजेपी के युवा मोर्चा के पिछले 3-4 जो कार्यकाल है उसके अध्यक्षों की सूची देख लीजिए। तमाम बड़े नेताओं के बेटे बेटियों को बनाया गया है। प्रदेश में भी आप चले जाइए, तमाम प्रदेशों में देख लीजिए कि जो राजनीति है उसमें जो लोग टिकट ले रहे हैं या जिनको टिकट मिल पा रहा है, अब तो आदर्शवाद की बात करने वाले लोग भी बेटे और पोते के लिए किसी भी स्तर पर उतर जाते हैं और कहते हैं कि हमारी पत्नी, हमारे बेटे को, हमारे बहू को टिकट दे दो, बाकी तुम देख लेना। तो ये सियासत बीजेपी के भीतर भी दिखती है, क्योंकि बड़ी हिस्सेदारी बीजेपी की, इसलिए मैं चर्चा बीजेपी से कर रहा हूं। यही वैक्यूम मुझे आरजेडी के भीतर भी दिखता है, यही वैक्यूम मुझे एलजेपी के भीतर दिखता है, यही वैक्यूम तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उन सब के भीतर दिख रहा है। कांग्रेस के भीतर भी जो स्टेट लीडरशिप है वो आज भी अपने बेटे के टिकट के जुगाड़ में लगे हुए हैं। हर चुनाव में उनकी यही कोशिश होती है कि बहू को मिल जाए, बेटे को मिल जाए, भाई को मिल जाए। तो ये जो भाई भतीजा भात दलों के भीतर है, और ये जो नया कल्चर बना है, वर्कर नहीं वॉरियर, लीडर नहीं डीलर, मैनेजर, तो ये आखिर दलों की सियासत को कहां लेके जाएगा। इस लोकतंत्र में दलों की भूमिका बचेगी या समाप्त हो जाएगी, आपको क्या लगता है शशि जी? देखिए, दलों की भूमिका रहेगी, और 2-3 चीज हम लोग को मान के चलना चाहिए। वो अगर उससे हम अगर इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कोई इनकार करता है तो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। पहली की जीत के क्राइटेरिया मान लिया गया है कि आपके पास पूंजी होनी चाहिए, अर्थात राजनीति का जो बार बार आप भी जिक्र करते हैं हमारे साथ डिस्कस में कि पूंजीकरण हो गया है।
दूसरा ये चीज मान लिया गया कि संघर्ष करने वाला जो लीडर की आप बात कर रहे थे, तो संघर्ष करने वाले जो लीडर होते हैं ग्राउंड में, बिहार में भी बात करें, 243 कंस्टिट्यूएंसी में संघर्ष करने वाले लीडर आपको 30-40 कंस्टिट्यूएंसी में मिलेंगे। 40 कंस्टिट्यूएंसी से बाहर आपको संघर्ष करने वाले लीडर मिलेंगे भी नहीं, ये भी एक हकीकत है। क्योंकि समाज जो है वो कोई भी नेता जो राजनीति में आ रहा है उसको प्रोत्साहन नहीं देता है, यहां तक कि कभी कभी घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष करने वाला लीडर आएगा कहां से? दूसरा चीज ये है कि टिकट देते वक्त कोई भी पार्टी, हो सकता है कि 5 टिकट 10 टिकट उनकी एक बदता रहती होगी वंशवाद या जो जिस पर दे, लेकिन पार्टियां टिकट देते वक्त बस एक ही चीज सोचती है कि ये उम्मीदवार जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है। अगर वो उम्मीदवार पूंजीपति है, अपराधी है, किसी नेता का लड़का है, उसकी बाध्यता हो जाती है देना और वो टिकट देता है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अब आपका सवाल यह है कि ये राजनीति किस ओर जाएगी, तो मेरी एक शंका इस पर है, हो सकता है वो दिन देखने के लिए मैं रहूं या ना रहूं या क्या होगा अब देखना होगा। आप देखेंगे कि अमेरिका में ट्रंप ने किस तरह चुनाव लड़ा और उनके लोग कौन थे। तो भारत में आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि अगर क्लास मर जाएगा, वर्कर क्लास मर जाएगा, जो आपके कार्यकर्ता हैं वो नहीं रहेंगे और उनके जगह सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखने वाले ट्रोल आर्मी खड़ा हो जाएगी। तो एक दौर आएगा कि कोई उद्योगपति आएगा, खास राशि लेकर आएगा, कुछ सीटों के लिए अपने कैंडिडेट खड़ा करेगा, 2 साल उन्हें खर्चा देगा और अंत में वो इतनी सीटें जीत लेगा कि अपने किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री भी बना देगा। तो ये भी हो सकता है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर ये खतरा है, लेकिन फिर से वहीं लौटते हैं शशि जी कि अगर ये खतरा है तो क्या ये राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले वर्करों के लिए भी सोचने का वक्त है कि जिस विचारधारा के नाम पर और जिस वैचारिकता के नाम पर वो समर्थन कर रहे हैं अपने और पराये का भेद करके, व्यभिचार को भी विचार के नाम पर समर्थन देने की जो परंपरा चल रही है, क्या उसका नुकसान सीधे सीधे कार्यकर्ताओं की सेहत पर दिखता है? और ऐसे में कार्यकर्ताओं की सेहत पर अगर दिखता है तो क्या आपको लगता है कि ये वक्त है कि तमाम पार्टियों के भीतर जो कार्यकर्ता हैं वो जरूर अपने शीर्ष नेतृत्व को एक बार फिर से अपनी हैसियत, अपनी परिस्थितियों का अंदाजा दिलाएं? क्या ये वक्त है? देखिए, किसी भी पार्टी की एक कोर आइडियोलॉजी होती है, उस कोर आइडियोलॉजी को लेकर कोई भी पार्टी बहुत हद तक बंधी रहती है, लेकिन वो मान लेने के बावजूद भी आपको ये मानना पड़ेगा कि हो सकता है कि 2 वर्कर आपस में लड़ रहे हो अलग अलग पार्टी के, और सुबह उनके नेता वही दोनों पार्टी के नेता गठबंधन करके सरकार बना ले और फिर वही वर्कर में बातचीत ना हो रहा हो। तो वर्कर को समझना होगा कि राजनीति जो चीज है, जिस आइडियोलॉजी को लेकर आप तमाम लोगों को गाली देते रहते हो, उसको आप बंद कर दीजिए। वैसी कोई चीज होती नहीं है। ये जो भी पार्टियां इस चुनाव लड़ती है वो सरकार बनाने के लिए होती हैं और किसी भी परिस्थिति में सरकार उनको बनाना है। आप जैसे आप शुरू में ही आप जिक्र कर रहे थे कि क्या आरजेडी और बीजेपी का भी गठबंधन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? मान लीजिए कि किसी परिस्थिति में बीजेपी और आरजेडी की भी सरकार बन रही हो बिहार में, तो दोनों पार्टी के नेता आकर कह सकते हैं कि बिहार को जरूरत है कि चुनाव से टाला जाए, जनता को चुनावी खर्चे से बचाया जाए, और वो दोनों पार्टी गठबंधन कर ले। अब दोनों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा, ये हो सकता है चीजें। तो सरकारें बनती रही हैं, हर पार्टी एक दूसरे को समर्थन देती रही है। अब तो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। अभी महाराष्ट्र में आप देख लीजिए कि जो सरकार बनी है, जो 3 पार्टियों का गठबंधन है, वो भी किस प्रकार का है। तो आप त्रिपुरा में बीजेपी ने एक आईटीबीपी पार्टी के साथ गठबंधन किया था जो अलग त्रिपुरा का डिमांड करती है। तो लोकसभा के समय में पीडीपी का आपने जिक्र किया ही, 90 में बीजेपी ने लालू यादव जी की सरकार बनाई ही थी बाहर से समर्थन देकर। हालांकि वो दौर था कांग्रेस का रोकने का, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि कांग्रेस को रोकने के लिए बीजेपी ने समर्थन दिया था। और वही कांग्रेस जो लालू के, जिस कांग्रेस को रोकने के लिए सभी पार्टियां एक हुई थी, वही कांग्रेस ने 1997 में जब चारा घोटाले में लालू यादव जी का नाम आता और राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री बनती हैं, तो चिनारी हत्याकांड के बाद राष्ट्रपति शासन लागू होता है बिहार में। जब सरकार गिर रही होती है तो कांग्रेस फिर समर्थन देकर सरकार बचाती है। लेकिन शशि जी, आप कह रहे थे आइडियोलॉजी पार्टियों की होती है, लेकिन ये इतिहास ग्रंथों में पढ़ने में अच्छा लगेगा, घोषणा पत्रों में आइडियोलॉजी अच्छा लगेगा। बल्कि मैं वक्त याद कर रहा हूँ जब भारत उदय यात्रा के समय लालकृष्ण आडवाणी ने ये कहा था, उनके हाथ में नेतृत्व था उनकी पार्टी का, तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी को आइडियोलॉजी की नहीं आइडियलिज्म की जरूरत है। और वहां से जो आइडियोलॉजी के साथ घालमेल की शुरुआत हुई वो कहां तक पहुंच गई है वो सबके सामने है, जग जाएगा। लेकिन सवाल ये है
कि जब आइडियोलॉजी को टेक्नोलॉजी बीट करने लगे, आइडियोलॉजी को टेक्नोलॉजी बीट करते हुए आगे बढ़ने लगे और तमाम राजनीतिक दल टेक्नोलॉजी के होर में शामिल हो जाए, तो ऐसे में मन में आत्मा में आइडियोलॉजी को रखकर जो लोग साइकिल से और पैदल गांव गांव घूमते थे पार्टियों के लिए, उनको पूछेगा कौन? और जब वॉरियर्स बैठ करके फर्जी चुनाव खड़ा करेंगे तो वर्कर्स की जरूरत किससे रह जाएगी? तो ये वर्कर का संकट आपके हिसाब से दूर कैसे होगा? देखिए, इस वर्कर के संकट को आप इस रूप में देखना होगा। पहले तो हमको पॉजिटिव सोचना होगा। टेक्नोलॉजी अपने जगह पर है, उससे आप बच नहीं सकते हैं, लेकिन आपको यह मानना हो कि जो भी ट्रेडिशनल तरीका था चुनाव लड़ने का, वो आज भी नहीं बदला है। आप देखिए, जगन रेड्डी जी अभी तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जब उनके पिताजी डेथ किए थे तो उसके बाद वो एक पदयात्रा निकाले थे तेलंगाना में, वो काफी हिट हुई थी। तो अगर आप आज भी आप ट्रेडिशनल चीज को अपना रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो उसको टेक्नोलॉजी बीट नहीं कर सकती। हाँ, टेक्नोलॉजी को आप इस रूप में समझिए, अगर पॉजिटिव समझते हैं तो, कि टेक्नोलॉजी आपके आइडियोलॉजी को बढ़ाने में सहायक होती है। आप जो बोलते हैं वो 100 लोगों तक बोल रहे होते हैं, उसको वो 1000 लोगों में ले जाती है। तो अगर उसका पॉजिटिव रूप है तो ठीक है, लेकिन अगर उसका निगेटिव रूप में सारे काम आप टेक्नोक्रेट्स को ही दे देंगे तो वो खतरनाक है। आपको वर्कर को लाना चाहिए। मैं यही जोड़ना चाह रहा था शशि जी। छात्र राजनीति में आप भी जेएनयू से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय तक आपने भी करीब से देखा है, मेरा भी अनुभव है। हम सब छात्र राजनीति के दिनों में वॉल राइटिंग करते थे, दीवार पर लेखन का काम होता था, उसके लिए भी प्रशिक्षण होता था, कैसे स्लोगन राइटिंग करना है, कैसे लिखना है, पोस्टर बैनर की तैयारी होती थी और बड़ी मुश्किल से पोस्टर बैनर कई दिनों की कोशिश के बाद तैयार होते थे, उसको सुखाया जाता था, फिर टांगा जाता था। आज के समय में पूंजी के प्रवाह और टेक्नोलॉजी के कारण कोई टेक्नोक्रेट कहीं बैठ करके तय कर लेता है 4D, 3D, 5D, 5000 स्क्रीन, 14000 स्क्रीन, 24000 स्क्रीन, और वो सब तुरंत वो सारी व्यवस्था बन जाती है। उस सब में कार्यकर्ता की जरूरत नहीं होती है, न माइक बांधने की जरूरत है, न मंच लगाने वाले की जरूरत है। तो ये जो स्थितियां बनी, अब इसमें हो ये रहा है कि कार्यकर्ता और नेता के बीच जो आत्मीयता थी, जो एक दूसरे को समझने की परिस्थिति थी, जो काम को सम्मान देने की कोशिश थी, वो सारी कहीं ना कहीं वो पूरी संरचना बिगड़ने लगी है। गणेश परिक्रमा करने वाले लोग, टेक्नोक्रेट के आसपास घूमने वाले लोग, व्हाट्सएप ट्विटर के जरिए फर्जीवाड़े की नई दुकान सजाने वाले लोग, राजनीति में उनकी मांग अचानक से बढ़ गई है और ऐसे लोग अचानक से रातों रात उनको लीडर बना दिया जा रहा है। और कई दलों के भीतर की ये परिस्थिति है। इसलिए मैंने टेक्नोलॉजी पर कहा कि पूंजी और तकनीक का प्रभाव अगर इस तरीके से बढ़ेगा तो बिहार जैसे प्रदेश में, जहां जमीन की राजनीति की एक पूरी विरासत है, एक परंपरा है, वहां बहुत कठिनाई होने वाली है। और इसी बात को आगे करते हुए अब हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे शशि जी कि दलों की जो स्थिति है, कमोबेश आपने भी जिक्र किया। एक परिस्थिति आपने जिक्र किया कि लालू प्रसाद यादव चुनाव जीतने के बाद वो जब विधायक दल का नेता बनते हैं, उसका भी एक किस्सा है जो अभी तक आपने बातचीत में कहा नहीं है, हमारी बातचीत में वो किस्सा आया था। तो लालू प्रसाद यादव, मैं वो सिरा केवल ले रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव विधायक दल की बैठक के चयन के आधार पर नेता बनते हैं और फिर उसके बाद वो लंबे अरसे तक बिहार की राजनीति में अपना प्रभाव रखते हैं और बिहार की सत्ता पर काबिज रहते हैं। अब वो सत्ता का जो परिणाम है, उस परिणाम की समीक्षा अलग से होगी। लेकिन जो लालू प्रसाद यादव लोकतांत्रिक तरीके से नेता बनते हैं, आखिर क्या परिस्थिति आ गई है कि आज उन्हीं लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि विधायक दल का नेता लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बने। क्यों नहीं नीतीश कुमार विधायक दल में इतनी छूट लोगों को देते हैं कि कोई प्रस्ताव आ जाए नीतीश कुमार के अलावा किसी और नाम का? ऐसी परिस्थितियां क्यों नहीं बनती है? बीजेपी के भीतर भी यही सवाल है और कांग्रेस के भीतर भी है। विधायक दल नेता का चयन करे, नेतृत्व का चयन करे, ये परिस्थितियां दलों के भीतर आज के समय में क्यों नहीं है? और एक लीडर के अलावा दूसरे किसी नाम की चर्चा क्यों नहीं होती है? और नहीं होती है तो ये परिस्थिति कैसे बदलेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं वो जो आप रोचक किस्सा बोल रहे थे, मैं उसको बताना चाहूंगा जी कि जब 90 में लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनके विधायक दल की जब मीटिंग हो रही थी तो 2 लोग खड़े थे मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए विधायक दल के जब चुनाव हो रहा था नेता के रूप में, तो रामसुंदर दास जी और लालू प्रसाद यादव जी। उस समय जनता दल में 2 गुट हुआ करते थे, एक बीपी सिंह जी और एक चंद्रशेखर जी। बीपी सिंह जी के उम्मीदवार थे रामसुंदर दास। चंद्रशेखर जी चाहते थे कि किसी भी तरह रामसुंदर दास जी ना बने, तो उन्होंने एक कैंडिडेट खड़ा किया चंद्रशेखर जी ने, रघुनाथ झा जी को। रघुनाथ झा जी को करीब 12-13 विधायकों मिला
और इस तरह लालू यादव जी शायद 2 या 3 मतों से विधायक दल का में नेता चुन लिए गए अंतर से। तो इस प्रकार वो पूरा डेमोक्रेटिक वे में वो वहां मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनते हैं। 97 में भी मैं मानूंगा कि लालू यादव जी जब अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए तो डेमोक्रेटिक वे ही मानूंगा, क्योंकि वो अपने पार्टी में लड़ रहे थे और उनके पार्टी के जो मैक्सिमम एमपी थे उनके साथ गए थे, ना कि शरद यादव जी के साथ गए थे जब उन्होंने आरजेडी बनाया था। तो हालांकि अब जो स्थिति है कि खुद ही अपने आप को अनाउंस कर देना पार्टी के अंदर, मेरा मानना है कि कोई भी पार्टी हो, तरीका यही सही है कि वो विधायक दल के बैठक में निर्णय ले। हालांकि आप यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये बोल रहे थे, मेरा यह मानना है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अभी इतना कमजोर हो गया है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री का उम्मीदवार दिल्ली से नहीं तय कर रही है आज के डेट में। अगर आप छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल देख ले, अगर आप मध्य प्रदेश देख ले अशोक गहलोत देख ले, आप कर्नाटका सिद्धरमैया देख ले, और आप कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में देख ले, राजस्थान अशोक गहलोत को देख ले, तो ये सभी के सभी नेता विधायक दल की मीटिंग में तय हुए थे। और यही कारण था कि ज्योतिराव सिंधिया जी और यहाँ सचिन पायलट नहीं बन पाए थे। लेकिन आप भाजपा में देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, सभी जगह हाई कमांड के फैसले से मुख्यमंत्री तय हुए थे। ठीक है। और अब अभी एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण, एक टिप्पणी है बल्कि मधुरेंद्र कुमार जी हैं, बड़े भाई हैं, दिल्ली में बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, विदेश मामलों के खास तौर पर जानकार हैं, टेलीविजन पत्रकार हैं, मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, पश्चिम चंपारण के। ये पूछ रहे हैं कि क्या स्वाभिमान अब भी शेष है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने पेज का जो नाम है, इस नाम में स्वाभिमान शब्द का जिक्र है, और सवाल पूछ रहे हैं मधुरेंद्र जी कि क्या स्वाभिमान अब भी शेष है। क्या ये सवाल वाकई पूछने का? देखिए स्वाभिमान, जी स्वाभिमान अभी भी शेष है, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। जरूरत है उस स्वाभिमान को जगाने की। और मेरा मानना है इस बातचीत के क्रम में कि बिहार में एक पॉलिटिकल पार्टी का स्पेस बहुत खुला हुआ है, इस बात से आप कतई इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर आप 90 से पूरे हिस्ट्री को देख ली जाए तो आज देखिए लोजपा कहां खड़ी है। जिस लोजपा को 2000 में जो लोजपा खत्म हो गई थी, वो लोजपा आज कहां खड़ी है। उसके 6 लोकसभा के सांसद हैं। आप देख लीजिए कि जो समता पार्टी बनी वो आज वो समता पार्टी जदयू में विलय हो गया, ठीक है, लेकिन वही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। जो 2004 में नीतीश कुमार बाढ़ से चुनाव हार गए थे, वो फरवरी अक्टूबर में आकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं और नेता के रूप में स्थापित हो जाते हैं। तो मेरा क्या मानना है कि जो भी जदयू का वोटर है, जो भी बीजेपी का वोटर है, जो भी आरजेडी का वोटर है, ये तमाम पार्टियों के वोटर के अलावा जो फ्लोटिंग वोटर है, वो एक विकल्प के तलाश में है, या ये सोच रहा है कि इन्हीं पार्टियों में से कोई एक नए नेता का उदय हो। अब जाहिर सी बात है कि जितनी पार्टियां यह स्थापित है, इसमें नए नेता का उदय तब होगा जब इनकी पार्टियां मौका देंगी, और इन पार्टियों के अलावा अगर किसी नए नेता का उदय होता है तो वो तब होगा जो वो नेता जब संघर्ष करे, लोगों के बीच में एक आंदोलन को क्रिएट करे, जॉब के मसले पर, शिक्षा के मसले पर। तो उसका स्कोप बिहार में बहुत ज्यादा है। और उसके लिए आप मान लीजिए कि यहीं पर मैं एक सवाल, हाइपोथेटिकल सवाल एक उठाता हूं कि क्या होगा अगर आरजेडी अपना सीएम कैंडिडेट किसी एक ऐसे व्यक्ति को बना दे जो कि सीनियर हो और जिनके बारे में लोगों में अच्छी धारणा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी की अच्छी धारणा लोगों में नहीं है, लेकिन जो अच्छी धारणा है उसके विरुद्ध में भी एक धारणा है। तो क्या होगा जब वो होगा, तो भाजपा और जदयू को भी सोचना पड़ेगा। ये इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकता, और पूरा का पूरा चुनाव बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक जेपी अक्सर कहते थे, शशि भाई लोकनायक अक्सर अपने भाषण में कहते थे कि बात पराये की मत पूछो, मुझे तो अपनों का डर है। तो जयप्रकाश नारायण को जिस बात का डर था, वो डर बिहार में बहुत साफ तौर बिहार की सियासत में, बिहार की सरकार में, उनके चेलों ने जो कुछ भी किया उससे बहुत प्रमाणित हो गया। सवाल ये है कि 74 के आंदोलन से निकले हुए लोग बिहार की राजनीति में, दलों के भीतर, चुनावी राजनीति में अपने दलों के भीतर प्रतिनिधित्व के आधार पर युवाओं को महत्व क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों उनकी जगह नहीं बन पा रही है? क्यों जो एक लीडरशिप पहले से है उसी लीडरशिप को बार बार या तो किसी नेता का पुत्र हो, बाहुबली हो, धनबली हो, या फिर जो है उसकी भागीदारी किसी नेता के पीए की राजनीति एक नई शुरू हो गई। आपने देखा है दलों के भीतर कि आजकल पीए भी चुनाव लड़ते हैं, टिकट लेते हैं और आसानी से लड़ लेते हैं, बल्कि कई लोग तैयारी के साथ तमाम दलों के भीतर नेता के पीए ही इसलिए बनते हैं कि अगर हम टिकदान लंबे समय तक उठाएंगे तो टिकट की गारंटी हो जाएगी। तो इस तरीके की जो राजनीति शुरू हो गई है शशि भाई,
इसमें जो युवा भावुकता में विचारधारा के नाम पर विचारधारा के रक्षार्थ झोला टांग कर घूम रहे हैं और पार्टी उनको ठन गोपाला पकड़ा रही है, उन युवाओं को जेपी के चेले आखिर मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? वो तो अभी भी राजनीति में है, उसी राजनीति से वो निकल के आए हैं, वो क्यों कुंद कर रहे हैं? और अगर कुंद कर रहे हैं तो जिस बात का जिक्र आपने किया कि नए दल की, तो नए दल की व्यवस्था कैसे बनेगी? जब पूंजी इतना होगा तो फिर प्रयोग कैसे होगा? फिर तो कोई प्रशांत किशोर जैसे साधन संपन्न, सुविधा संपन्न, धलबन संपन्न व्यक्ति पहुंचेंगे, या फिर कोई अभी जो पुष्पम प्रिया चौधरी आई हैं, यूएस से लैंड की हैं दिल्ली बिहार में, माफ करिएगा, और पूरे प्रदेश में अकेले घूम रहे हो, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर लिए हैं, लेकिन विधानसभा में उनके उम्मीदवार कौन होंगे उसका अभी तक कोई खाका नहीं है। तो इस तरीके की सियासत से बिहार का उद्धार क्या होगा? और जो मधुरेन्द्र जी पूछ रहे थे, उस सवाल का एक मतलब ये भी है कि स्वाभिमान बचने का मतलब ये है कि जो लोग झोला उठा करके विचारधारा के नाम पर व्यभिचार का समर्थन कर रहे हैं, क्या वो लोग अपने दलों के भीतर व्यभिचारियों को, और जो नेता उनके हितों पर कुठाराघात करते हैं, कुंठा मार के बैठे अपने पीए की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या उनको इस चुनाव में औकात बताएंगे? अगर स्वाभिमान है तो ऐसी कोई परिस्थिति बन सकती है। जो देखिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के जो रेडिकल कार्यकर्ता हैं उनके बारे में मैं क्या कहूं। देखिए, एक पार्टी के, आप जानते होंगे, एक पार्टी के महान थिंकर ने, महान मतलब जो पूजनीय हैं तमाम लोगों के लिए, ना ही उस पार्टी के लिए, उन्होंने ये बोला था कि अगर शीर्ष नेतृत्व किसी गलत उम्मीदवार को चुन के आपके लिए भेजता है कि आप इन्हें चुने, तो उन्हें आप रिजेक्ट कर दीजिए। उन्होंने ये बोला था, क्योंकि ऊपर बैठे लोगों से तो गलती हो सकती है पर आपसे ना हो। लेकिन ये सुनने में बड़ी अच्छा लगता है डायलॉग। ऐसा दयाल जी का ये कोट है कि राजनीतिक दल की व्यवस्था रही होगी टिकट देने में, पर उसको ठीक करना आपकी जवाबदेही है। ये सुनने में सही लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। अब पार्टी का टिकट बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। कहीं भी आप बिहार में देखेंगे तो 2000 के पहले काफी इंडिपेंडेंट चुनाव जीतते थे, लोकसभा में भी और असेंबली में भी, लेकिन अब वो नहीं है। पार्टी का टिकट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब इसमें देखना ये होगा कि छोटे छोटे स्तर पर युवाओं को प्रयोग करना चाहिए। हो सकता है कि आप 243 भी असेंबली ना जीते, लेकिन अगर आप 4 असेंबली जीत जाओ, आप 10 असेंबली जीतो। आप याद करिए कि जो पहली पार्टी, मान लीजिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी, तमाम छोटी छोटी पार्टियां थी, वो शुरू में आप याद करिए कि जनसंघ को याद कीजिए, जनसंघ 1952 में कितनी सीट जीता था? 4 सीट जीता था। तो आप 4 ही सीट जीतिए, आप शुरुआत करिए। उससे क्या होगा कि जब एक सेकंड के लिए आपको इंटरप्ट करें, पुष्पम प्रिया चौधरी के संदर्भ में संभवतः मैंने यूएस कहा था। अभी एक साथी श्रुति राय, उनका मैसेज है कि वो दरअसल यूके से आई थी, वो यूएस से नहीं आई थी। तो चलिए भूल सुधार करते हैं, वो यूके से आई हैं, परदेश से देश में आई हैं, और देश में आकर के स्वदेश को उन्नत बनाने का अभियान में वो लग गई हैं। एक और शशि जी आपसे जोड़ना चाहूंगा, इस पर भी बात करना चाहूंगा। आप विकल्प की बात कर रहे थे, हमने अक्सर देखा है बिहार चुनाव में, तो बहुत करीब से हमने देखा है, उसमें कई बार अपनी भूमिका भी, हिस्सेदारी भी बनी है उन परिस्थितियों में। बिहार के भीतर खासतौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी की सियासत में एक बड़ी भूमिका चुनावी राजनीति के दौरान भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की होती है। और मैंने अक्सर देखा है कि चुनाव के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलग अलग प्रकल्पों के संगठन मंत्री, स्वयं वहां के जो प्रचारक होते हैं, वो कुछ अपने कार्यकर्ताओं को जो अपनी प्रेरणा से राजनीतिक क्षेत्र में भेजते हैं, और जब चुनावी राजनीति में उनके कार्यकर्ता पिछड़ने लगते हैं तो वैसे प्रमाणिक कार्यकर्ताओं को वो कहते हैं चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ाते हैं। और फिर जब समन्वय की बैठक होती है उन्हीं भाजपा के तमाम दिल्ली पटना के नेताओं के साथ, तो फिर घूम घूम के बैठाना शुरू करते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि जो जैसे महंत टाइप के लोग होते हैं, उनकी औकात का अंदाजा संगठन और पार्टी को मिल जाता है, तो उनका हेतु सिद्ध होता है। लेकिन ये जो प्रमाणिक विचारधारा ढोने वाले, झोला ढोने वाले होते हैं, ये ठन गोपाला लेकर बैठे रहते हैं। तो इस तरीके से भी कोई विकल्प तैयार हो सकता है क्या? जिस तरीके से एक विकल्प बनाने की संगठन की तरफ से कोशिश होती है, हालांकि संगठन का तर्क ये होता है कि दरअसल ये किया इसलिए जाता है ताकि कार्यकर्ताओं को टिकट मिले, लेकिन मंशा अगर केवल इतनी रहती है तो फिर जब कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता है तो बाद में उनको बिठाने का आग्रह क्यों होता है? तो इस तरीके की सियासत से उद्धार होगा क्या, या पुष्पम प्रिया चौधरी की सियासत से बिहार का उद्धार होगा, कि प्रशांत किशोर की बात बिहार के कर लेने भर से बिहार का कल्याण होगा? और ये चर्चा इस समय इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सामने बिहार चुनाव है।
मतदाता कोरोना से मर जाए। जी जो भी लोग बिहार में अभी काम कर रहे हैं नई पार्टी को लेकर, उन सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा और मैं अभी भी कहूंगा कि सफलता तभी मिलेगी जब वो एक ग्राउंड पर लंबा काम करेंगे और हर कंस्टिट्यूंसी में अपने एक अनुमान खड़ा करेंगे, क्योंकि हर जगह वही जाके चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो एक लंबी प्रक्रिया है, अगर वो लोग समय देते हैं। चुनाव तो अब देखिए नवंबर में होता है या चुनाव फरवरी में जाता है, वो देखना होगा हमें। लेकिन अभी ये 4-5 महीने में जो भी लोग ग्राउंड पे हैं उनका कोई मुझे खास भविष्य नहीं दिखाई देता है, बशर्ते कि वो किसी जो दो मेन फ्रंट जो अलायंस है एनडीए और यूपीए, उसके तरफ वो नहीं जाते हैं। जी चलिए इस चर्चा को थोड़ा और लेकर चलते हैं। विकल्प की हालांकि हमने चर्चा की है, लेकिन फिर से वहां लौटते हैं कि दलों की जो स्थिति है कमोबेश सबके भीतर वही है। जितने दुर्गुण राजनीति में होने चाहिए उतने सारे दुर्गुण बिहार तमाम दलों में मौजूद हैं, और कोबर छोट कहत अपराध यही स्थिति है, सब एक दूसरे को बीट करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में विकल्प क्या है? क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा शशि भाई कि प्रशांत किशोर साधन संपन्न होने के बाद भी बिहार की सियासत में कूदते हैं, भले वो ऑनलाइन लोगों को जोड़ रहे हैं, वॉरियर्स तैयार कर रहे हैं और बात बिहार की कर रहे हैं, पर वो कम से कम हिम्मत करते हैं। आप और हम अगर आज के समय में राजनीतिक क्षेत्र में जाने का निश्चय करें तो सबसे पहले परिवार से विरोध होगा, फिर गांव जवार का विरोध होगा, और गलती से अगर गांव में साइकिल से घूम गए तो लोग फॉर्च्यूनर से कैंडिडेट की औकात तय करते हैं कि कौन कितने लग्जरी व्यवस्था में घूम रहा है। तो ऐसे समय में विकल्प क्या होगा? प्रशांत किशोर और पुष्पम प्रिया चौधरी को तो इस बात के लिए बधाई देना ही चाहिए कि बिहार की राजनीति में वो कूद रही हैं, लेकिन क्या उनके इस तरीके के कूदने से कोई विकल्प खड़ा होगा? और नहीं होगा तो फिर आपके हिसाब से विकल्प क्या बचता है बिहार के मतदाता के लिए, बिहार के नेतृत्व के लिए? अगर वो लोग मैदान में डटे रहते हैं तो भविष्य में वो लोग विकल्प बन सकते हैं, इस बात से कतई इनकार। लेकिन तत्कालिक विकल्प की बात करें तो मेरा यही कहना होगा, आप वोट किसे भी दे लेकिन हिम्मत उठाए सवाल पूछने की। आप देखिए कि सवाल पूछने का कितना लोगों में डर है कि क्या है, मेरे समझ के बाहर है। पीएमसीएच में 5 व्यक्ति वेंटिलेटर से मर जाता है, और तो भी जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो वर्कर हैं वो लिखते हैं फेसबुक पर कि क्या अच्छा काम हो रहा है। तो आप ये सोचिए कि जो ये वर्कर हैं इन्हें अब क्या बोलेंगे? इनका स्वाभिमान है क्या? नहीं, मैं मानता हूं एकदम नहीं है। आप विकल्प, ये भी एक विकल्प है कि आप वोट चाहे आरजेडी को दे रहे हो, कांग्रेस को दे रहे हो, बीजेपी को दे रहे हो, जदयू को दे रहे हो। आप जो 15 साल से जो नीतीश कुमार, उनसे सवाल पूछिए कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों खराब है, आखिर शिक्षा व्यवस्था क्यों खराब है। सवाल पूछना भी एक विकल्प को बढ़ावा देना है। लेकिन सवाल पर शशि जी, सवाल ही जब राष्ट्रद्रोह के दायरे में हो जाए, ये अपने वाले इनसे सवाल पूछेंगे? इनसे नहीं पूछेंगे, पराये हैं उनसे सवाल पूछेंगे। जब सवाल का आधार अपना पराया हो जाए तो कैसे कोई सवाल पूछे? और एक बात और भी शशि जी कि देखिए कार्यकर्ता भावुक हैं बेचारे, वो विचारधारा के नाम पर वे विचार का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अपने लोग हैं। हालांकि दिनकर ने कहा है कि अन्याय सह चुप बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। लेकिन ये विवेक बिहार के भीतर, कार्यकर्ताओं के भीतर शेष है, संभव है पुराने लोगों में होगा, लेकिन बावजूद इसके वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं जदयू और बीजेपी की बात आने पर। तो इन दोनों बात को जोड़ के एक सवाल भी आपसे लेना चाहेंगे। अपने एक साथी हैं बिहार से निशांत, इनकी एक टिप्पणी आई है और ये कह रहे हैं शशि जी कि विधायक दलों द्वारा नेता चुने जाने की बात जब आप लोग कर रहे हैं तो उस समय आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बिहार में पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से ही घोषित है। ऐसे में विधायक के नेता चुनने का सवाल कहाँ है और वो गुंजाइश बचती है क्या? बात तो सही है कि जब एक ही चेहरे पर हर बार चुनाव हो रहा है तो ऐसे में विधायक दल नेता चुने उसकी गुंजाइश क्यों बचती है? तकनीकी तौर पर तो वो चुनते हैं। ये जो सवाल जो आया है, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन इस सवाल के पीछे का आप मानसिकता समझिए, पूरा ऑथोरिटेरियन मानसिकता है। उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री तय है। मैं मान लिया कि नीतीश कुमार तय है, लेकिन नीतीश कुमार तय है तो नीतीश कुमार तय होने के बाद भी भाजपा और जदयू के अलग लीडर हैं वो कह सकते हैं ना कि विधायक दल में तय होगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं। अगर मान लीजिए 150 विधायक चुन के आते हैं भाजपा जदयू के, और उसमें से 100 से ज्यादा विधायक ये बोल देते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं कोई और होगा, तो उनको बनाना चाहिए।
इसमें कौन सी? लेकिन शशि जी, ये एक सवाल एक मतदाता का है। वो ये पूछ रहे हैं निशांत कुमार एक मतदाता के तौर पर कि जब दल ने पहले ही घोषित कर दिया है अब की बार नीतीश कुमार, तो फिर उसमें गुंजाइश कहां बचती है कि विधायक दल ने ठीक है, वो भी एक नया प्रचलन भारत में शुरू हुआ, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। और उस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में एक बड़ा चंक ऑफ वोटर सीएम को देख के वोट करता है। तो उस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि पहले ही नीतीश कुमार के देने से अगर नीतीश कुमार के नाम पर ही वोट आ रहा हो तो फिर उन्हें हटाने का कोई औचित्य नहीं है। विधायक ये भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो पार्टी पहले तय नहीं करती है उनको विधायक दल को छोड़ना चाहिए। और अगर पहले ही तय करके आप लड़ रहे हैं और हार रहे हैं तो फिर उस नेता को अपनी हार मानते हुए आगे की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जी, करीब 56 मिनट हम लोग बातचीत कर चुके हैं और मुझे लगता है कि इस बातचीत को मेरे ख्याल में 10 मिनट और देना चाहिए। 1 घंटा 5-7 मिनट में हम लोग बातचीत कंक्लूड करें। इस बीच में शशि जी 2-3 चीजें और भी हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, बहुत सारे लोग जानते होंगे। बिहार के संदर्भ में ये है कि देखिए, राजनीति में विरोध और समर्थन ये तो पुरानी परंपरा है, लेकिन बिहार के सियासत के लोग कैसे थे उसकी एक तो वानगी है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। एक घटना है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सियासत को बिहार में वो सियासत खत्म हो जाए, ये चाहना जो है कि उनकी सियासत को खत्म करने की चाहना केंद्रीय नेतृत्व की भी थी। और एक परिस्थिति बनी थी कि कहा यह गया था कि केंद्र की राजनीति से, माफ करिएगा बिहार की राजनीति नहीं, केंद्र की राजनीति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समाप्त हो जाएं। तो इसके लिए श्री कृष्ण सिंह को खुद डॉक्टर नेहरू ने यह कहा था कि केंद्र में आपको आना चाहिए, क्योंकि उनकी मंशा राजेंद्र प्रसाद को काटने की थी। इस बात को बेहतर समझते हुए भी तमाम मन के भीतर गुरेज होने के कारण, दूरी होने के बावजूद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने कहा कि जवाहरलाल जी ये संभव नहीं है, राजेंद्र प्रसाद का नाम ही दोबारा भी जाएगा, और दोबारा भी गया। एक परिस्थिति वो थी। आजकल बिहार के नेता अपनों को निपटाने के लिए दिल्ली तो छोड़िए, पटना से उठा के बरबीघा फेंक देंगे कि मुजफ्फरपुर में कहीं फेंक देंगे कि दियर में फेंक देंगे, कोई जानता नहीं। नए तरीके की एक राजनीति शुरू हुई। एक और घटना है बिहार के संदर्भ में जो लोग जानते हैं, बेहतर जानते हैं, तमाम जगह जिक्र है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री थे। जब वो चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने नॉमिनेशन के बाद अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार करना वाजिब नहीं समझा। वो प्रचार में हिस्सा नहीं लेते थे कि जनता तय करे। आज के समय में चुनाव जीतने के लिए जो लोग मुख्यमंत्री बिहार में बने वो भी दिल्ली से फोन कराते थे कि किसी तरीके से हम जीत जाएं और बड़े कम अंतराल से जीतते रहें। ये भी बिहार की राजनीति में शुरू हुआ। अब बूथ लूटने का घटना तो खैर चलता ही रहा, बाद में वो क्रम और तेज होता गया कि चुनाव जीतने के लिए जितने क्रम होते हैं वो सब अपनाते हैं। तो क्या बिहार की राजनीति में जिस सूचिता की बात होती थी कभी, बिहार की राजनीति में जिस संवेदना की बात होती थी कभी, क्या वो समाप्त हो गया? एक घटना और भी इसके साथ आपको बताओ। एक घटना है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने एक पत्र लिखा था श्री कृष्ण सिंह को कि आप कृष्ण वल्लभ सहाय को महत्व नहीं देते हैं, आप अनुग्रह बाबू और महेश बाबू को महत्व देते हैं, तो आपके ऊपर ये जातिगत आरोप लगता है। जवाब में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने लिखा था कि आप भी तो पैरवी अगर कर रहे हैं तो आप भी पैरवी कृष्ण वल्लभ सहाय की कर रहे हैं, आप क्यों नहीं अनुग्रह बाबू की पैरवी करते हैं? तो ये आरोप आपके ऊपर भी लगेगा। तो ये घटना मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि बिहार की राजनीति में जो लोग जाति की भी राजनीति करते हैं, क्या उनके भीतर ये आत्मबल है क्या ये कहने का? और बिहार की राजनीति में जाति के आरोप पुराने समय में भी लगते रहे, लेकिन नेतृत्व के भीतर आत्मबल इतना होता था कि वो गलत लगाए जाने वाले आरोपों पर सीधे सीधे जवाब देते थे। तो आज की परिस्थिति में बिहार के भीतर ये भी समाप्त है, ये भी परिस्थितियां नहीं बची है। तो नहीं है, पर कह सकते हैं कि अंश मात्र ही बचा हुआ है बिहार की राजनीति में। लेकिन हमारे पास कम समय बचा है तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटा की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। और अपने तमाम युवा भाइयों से मैं कहूंगा कि इस पर सवाल पूछने का भी अगर समय नहीं है तो फिर समय कभी नहीं आएगा। देखिए, 15 साल से ये सरकार है और उसके पहले लालू यादव जी की सरकार थी। लालू यादव ने कुछ गलतियां की होंगी, तमाम गलतियां की होंगी, तभी 15 साल से इनकी सरकार है जी, तभी इनकी सरकार होगी। लेकिन 15 साल के बाद बिहार का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नीचे से नंबर 1 है, 33वें स्थान पर है। सारे छोटे बड़े स्टेटों को मिला दिया जाए तो पर कैपिटा इनकम में भी नीचे से है, वहां पर भी। और आपको एक देंगे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मानकों पर 10 जो संकेतों पर एक आधारित एक रिपोर्ट आई थी 1 साल पहले,
उसमें बिहार के 38 जिलों में से 11 जिला ऐसे हैं जहां पर 10 में से 6 आदमी गरीब है। 2 जिला ऐसे हैं, अररिया और मधेपुरा, जहां पर 10 में से 7 लोग गरीब हैं। पूरे देश में 4 करोड़ लोग ऐसे माने गए थे जो बहुत गरीबी रेखा में जीवन व्यतीत करते हैं, उसमें से 2,80,000 बिहार में लोग हैं। एक इलेक्ट्रोल डाटा की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि 2016 वेस्ट बंगाल में पोलिंग 83% था, ठीक है, और यूपी में 61% था, और बिहार में 56 था, और झारखंड में 65 था। तो ये बताता है कि सबसे ज्यादा पलायन इधर यूपी और बिहार से है पूरे नॉर्थ इंडिया में, और उसके बाद झारखंड से है। तो ये जो पलायन है बिहार यूपी से, ये दर्शाता है कि 2 ही चीज के लिए लोग पलायन करते हैं, एक तो रोजगार और दूसरा शिक्षा। ये दोनों आप मान सकते हैं कि लोकल स्तर पर रोजगार है ही नहीं, और हायर एजुकेशन के लिए आपको बाहर मूव करना ही है। 90 का जो साइंस कॉलेज का स्टैंडर्ड था, वो आज के डेट में क्या है, किसी से छिपा नहीं है। तो अगर आज के डेट में आप सवाल नहीं पूछेंगे तो कब सवाल पूछेंगे? शशि जी, इसी से जुड़ता हुआ लालू यादव के कार्यकाल में मुझे याद आता है कि बीपीएससी से दरोगा का चयन हुआ था, और साथ में शिक्षकों का भी चयन हुआ था। नीतीश कुमार जी के सुशासन के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था को उठा करके पंचायती राज में दे दिया गया, और तमाम जो शिक्षक निकल के आए हैं पंचायती राज व्यवस्था में, उनमें बहुतायत जो मुखिया जी के प्रतिनिधि शिक्षक हैं, उनमें बहुतायत शिक्षकों की जो दशा है, जो उनकी स्थिति है वास्तव में, वो भी जगजाहिर है। आए दिन उसकी तस्वीर निकल के आती है। तो इन आधारों पर भी सवाल पूछना चाहिए। और आपने महत्वपूर्ण बात कहा है कि कार्यकर्ता को और मतदाता को अपने पराये का भेद छोड़ करके सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखनी चाहिए, और कहना चाहिए, सवाल भी पूछना चाहिए, दोनों से पूछना चाहिए, जिन दोनों की हिस्सेदारी भागीदारी है। देखिए आपने जी, और साथ में जिनकी बड़ी भूमिका है बीजेपी, कभी इधर कभी उधर, जनता दल के सरकार के समर्थन में भी, जदयू के सरकार में। तो ये जो लंबे समय से पिछलग्गू वाली सियासत करके सत्ता का मलाई चाहने वाले लोग हैं, इनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने किया क्या? शराबबंदी आप करते हो, उससे पहले गांव-गांव में शराब का ठेका खुलवा देते हो, जब ठेका खुलवा के चरम पर पहुंचा देते हो तो आप शराबबंदी कर रहे हो। माने ये कौन सी नीति है, ये किस तरीके की राजनीति है? इस पर सवाल पूछा जाना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, और ये मतदाताओं को करना चाहिए बिना किसी लाग लपेट के, बिना अपने पराये का भेद करके। जी शशि भाई। अब देखिए, जैसे बिहार में अक्सर घोटाले का बात आता है, तो एक चारा घोटाला इंपॉर्टेंट, ये सबके जहन में आता है, और उस चारा घोटाला के आरोप में लालू यादव अभी जेल में भी है जी। लेकिन मैं 3-4 अभी घोटाला बताना चाहूंगा जो 15 वर्षों में हुआ, लेकिन लोग उसे भुला देते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं। सबसे मैं आपको घोटाला, शिक्षा घोटाला में इसका नाम दिया हूं। आपको याद होगा 2016 में एक इंटर की परीक्षा में धांधली आया था, जिसमें रूबी कुमारी एक टॉपर बनी थी आर्ट्स में, और सौरभ श्रेष्ठ साइंस में टॉपर बने थे। बिल्कुल। उन जब टॉपर का कुछ मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिया, तो पूरे भारत में वो चर्चा का विषय बना था कि वो किस प्रकार टॉप हुए थे, किस प्रकार उनके नंबर लाए गए थे। वो बहुत शर्म का बात बना था। आपको याद होगा सृजन घोटाला, जिसमें कई सरकारी विभागों की रकम सीधे विभागीय खातों में नहीं जाकर सीधे एक एनजीओ में चला गया, और ये अपने आप में एक बड़ा घोटाला है। आप मुजफ्फरपुर में आप देखे ही होंगे कि जो लड़कियों का जो शेल्टर होम था, उसमें क्या घटना घटी थी, कितना शर्मसार होना पड़ा। राबड़ी देवी का भी जोड़ दीजिए शशि भाई। राबड़ी देवी ने ये कहा था कि बिहार के 38 जिलों में, माफ करिएगा, बिहार के 30 से ज्यादा जिलों में शेल्टर होम की यही दशा है, और आज से नहीं है, दशकों और वर्षों से है। तो इस पर भी बड़ा बवाल मचा था। तो ये सब सारी परिस्थितियां, लेकिन यहीं से सवाल जुड़ता है शशि भाई। एक साथी है सुजीत भगत, ये पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर्यावरण जैसे विषय चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पाते हैं, और इसको चुनावी मुद्दा कैसे बनाया जाए। ये अब इस सवाल पर आऊं, उससे पहले कुछ बात और भी जोड़ना चाहते हैं शशि जी, जिसका जिक्र आपने किया, सृजन घोटाला, बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य की जो दुर्दशा है वो भी जगजाहिर है, पलायन की परिस्थिति, मजदूर पूरे देश से जिस तरीके से पैदल मरते जीते लड़ते थकते पहुंचे बिहार तक, वो तस्वीर भी लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर थी। सबसे ज्यादा पलायन का तकलीफ बिहार ने भोगा है। अपराध भी चरम पर है। सुशासन के दौर में भी तमाम किस्म के नए नए अपराध हो रहे हैं और चरम पर है। कई अपराधों का पुनरावृत्ति भी हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त है। अर्थव्यवस्था की दुर्दशा भी जगजाहिर है। सुई तक की फैक्ट्री लगाने के लिए जाने के लिए कोई तैयार नहीं है।
एग्रो इंडस्ट्री बिहार की पूरी तरीके से खराब हो गई है। और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस का जिक्र शायद आपने किया या शायद छूट गया, दिमागी बुखार, चमकी बुखार, इंसेफ्लाइटिस, हर साल बच्चों की मौत होती है शासन प्रशासन की उदासीनता की वजह से, उनकी मानसिकता की वजह से। बावजूद इसके किसी भी चुनाव में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जुमला के तौर पर तो प्रयोग होता है शशि भाई, लेकिन मुद्दे के तौर पर बिहार के एग्रो इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है, जमीनें बंजर होती जा रही है, खेती की जोत घटती जा रही है, ऐसे तमाम मसले हैं। पानी की परिस्थितियां खराब है, 18 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां फ्लोराइड की वजह से, आर्सेनिक की वजह से लोग गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बावजूद इसके उन जिले तक में भी ये मसले चुनावी मुद्दे नहीं बनते हैं। और इसी से जुड़ता हुआ सवाल भगत जी का है कि पर्यावरण क्यों नहीं? पर्यावरण तो है ही है, सेहत, जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो मूलभूत जरूरी चीजें हैं, वो हमारे पास आखिर जुमला ही क्यों रहता है? वो चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनता है? चुनाव में डीएनए ही क्यों हावी होता है? बिहार में जितनी जातियां हैं, हर जातियों की एक पार्टी है, इस बात सब कतई इनकार नहीं करेंगे। जो भी जाति है उसका एक बहुसंख्यक मतदाता एक पार्टी की तरफ झुका रहता है। ठीक है। और इस झुकने के कारण वो सवाल नहीं पूछता है, सवाल नहीं उठाता है। जब सारे लोग अपनी अपनी जातियों को छोड़कर, मैं नहीं कहता कि सभी लोग आए, जो भी फ्लोटिंग मतदाता है वो अपनी अपनी जातियों को छोड़कर सवाल नहीं पूछेंगे सरकार से, जब सवाल नहीं पूछेंगे तो इशू नहीं बनेगा। और जब लगातार एक ही सरकार रिपीट रहेगी और उस रिपीट के क्रम में उसका कोई विजन नहीं दिखेगा, तो फिर वो वाटर टेबल को उठाने के लिए काम क्यों करेगा? जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हो, मुद्दा वो देखेगा कि बन ही नहीं रहे, जनता हमें कुछ और इशू पर वोट दे रही है। इशू क्या होगा? जैसे आप इस बार का चुनाव देख लिए, 2 ही इशू होने वाला है। ये जो 15 साल सरकार काम की है, ये नहीं बताएगी कि हमने विकास कितना किया है, ये बताएगी कि लालू यादव ने कुछ नहीं किया था, आ गए तो फिर जंगल राज आ जाएगा। हाँ। ये अलग बात है कि अब संभव किसी के लिए नहीं है कि आज के परिस्थिति में भी अगर रूल में आ जाए तो 90 की तरह रूल कर ले। चीजें बदल गई हैं, मीडिया आ गया है, अब आपको बहुत सारा चीज ट्रांसपेरेंस रखना पड़ता है, तो ऐसा कोई रूल नहीं कर सकता। लेकिन वो चुनाव कराएंगे 2020 बनाम 2000 चुनाव ये कराएंगे। ये चुनाव ये नहीं कराएंगे कि आप भाई 15 साल से रूल में है, आप विजन डॉक्यूमेंट लेके अपना आइए, काम आपने क्या किया, फिर विजन डॉक्यूमेंट दिखाइए। 15 साल में आपने, देखिए रोड की बार बार बिहार में बात आती है, रोड पर भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आज जो भी दर्शक सुन रहे हैं, मैं 16 स्टेट घुमा हूं, बिहार की सड़कें का मैं बहुत बड़ाई करता हूं, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन पूरे इंडिया में सबसे संकीर्ण सड़क बिहार की है। आप एनएच को छोड़ के कहीं भी सड़क में चले जाइए, शहर या गांव में, इतनी संकीर्ण सड़क है कि 2-2 गाड़ियां एक साथ नहीं चल सकती हैं। तो आपने रोड तो बनाया लेकिन उसका चौड़ीकरण एकदम नहीं है, तो आगे चल के वो बकवास होने वाला है। रोड भी, ये भी मैं बता रहा हूं, बिजली आप दे रहे हैं पर लोगों की क्षमता नहीं है कि एसी चला ले, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, पैसा है नहीं। तो कुल मिला के बिहार को, तो ये जो हाशिए की बात है, हाशिए का जो समाज है, हाशिए की जो बात है, उसमें आपने ये जोड़ा कि जो जाति के मतदाता है वो अपने जाति के नेतृत्व की तरफ देखते हैं और भटक जाते हैं। सवाल यहीं से खड़ा होता है, पप्पू यादव पटना के बाढ़ में घूमते हैं, मधेपुरा भी घूमते हैं, जिस क्षेत्र से वो चुनाव जीतते रहे, जहां से वो चुनाव हारे, वहां भी जाति की बहुतायत है। तमाम उपेंद्र कुशवाहा अपनी जाति के बीच घूमते हैं, उनकी जाति के जो गोलबंदी वाले क्षेत्र हैं वहां भी पानी की समस्या है। कोसी में तो हर साल बाढ़ से लोग दह रहे हैं। जो मिथिलांचल का क्षेत्र है वहां के भी जो ब्राह्मण प्रतिनिधि सरकार में हिस्सेदार, साझीदार, भागीदार हैं, जिनके जिनमें जल संसाधन जैसे विभाग हैं, वो भी अपने खास तौर के बिरादरी के लोगों के प्रभुत्व और अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्र की उन्नति के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बावजूद इसके, क्या ये केवल इकलौता सच है कि जाति के आधार पर लोग खुद ही इस अभिशाप को भोगते हुए, हर रोज जो लोग बिहार में रहते हैं वो इस तरीके की परेशानी को भोगते हैं, हर साल भोगते हैं। पानी की परेशानी, चाहे मिथिला का क्षेत्र हो, कोशी का क्षेत्र हो, या फिर फ्लोराइड की दिक्कत को लेकर के जमुई का क्षेत्र हो, या फिर आपके तरफ आरा से आगे बढ़ जाए तो कई हिस्से हैं जहां
आर्सेनिक की वजह से लोग परेशानी झेल रहे हैं, मध्य बिहार में कई हिस्से हैं जहां झेल रहे हैं, नक्सलवाद भले समाप्त हो गया हो लेकिन हत्या का सिलसिला रुका नहीं है, वो सिलसिला हर रोज जारी है, हर किसी गांव घर में किसी न किसी की हत्या हर रोज हो रही है, लोग अपनों से दूर हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं और कोरोना में अपने सामने अपनों की मृत्यु को देख रहे हैं, अस्पताल में तड़पते हुए लोगों को, अपने परिजनों को खो रहे हैं। बावजूद इसके चुनाव में मुद्दा डीएनए, चुनाव में लालू की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, सुशासन की सरकार, जंगल राज, अमंगल राज, कुमंगल राज, ये कब तक चलेगा? हाशिए के जो मुद्दे हैं, जो वास्तव में जो मुद्दे हाशिए पर पड़े हुए हैं, जो वास्तव में गंभीर मुद्दे हैं, जिनके आधार पर सरकारों के चयन का फैसला मतदाता को करना चाहिए, उन मुद्दों की बात क्या इस वजह से भी नहीं हो पा रही है कि मुख्यधारा की राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं वो इन मुद्दों को मुद्दा नहीं मानती है? हाँ, मानना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात यहाँ मैं कहना ये चाहूंगा कि आपने जितने मुद्दों का बात किया उन तमाम मुद्दों का आप छोड़ दीजिए। ये सब सारे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति के लाइफ में 3 मुद्दे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अगर उसके पास रोजगार होगा तो अपनी भोजन को जुटा लेगा, वो अपने बेटे को शिक्षा दे देगा, और स्वास्थ्य भी अगर प्राइवेट सरकारी में नहीं दे पा रहे हैं, जो निकम्मा हो गया, तो प्राइवेट में चला जाएगा। आप ये सोचिए कि बिहार में रोजगार नहीं है, प्लान है। शिक्षा व्यवस्था का आपने जिक्र कर ही दिया, टीचर जो लिए गए उनके कारण क्या हालात है। और स्वास्थ्य, कोविड क्या हर जगह में दिखाई देता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल पे ही जिंदगी डिपेंडेंट है, और प्राइवेट हॉस्पिटल भी किस रूप में है वो सबको मालूम है। तो जब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर लोग सजग नहीं है, जागरूक नहीं है, इन 3 मुद्दों को छोड़कर देखिए कि दिन भर यूथ फेसबुक और ट्विटर पर क्या लिखता है। इन 3 मुद्दे के अलावा सब कुछ लिखता होगा, ये हो गया, वो हो गया, यहाँ बकरी कट गई, यहाँ वो हो गया, यहाँ हो गया, बकरीद में बकरी नहीं कटेगी। ये उससे मतलब है कि बकरीद में बकरी कटेगी या नहीं कटेगी यूपी में, उससे कोई मतलब नहीं है कि अपने बेटे को तुम जिस विद्यालय में भेज रहे हो वहां से वो क्लर्क भी बनकर पैदा नहीं होगा। तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, तुम्हारा जो थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको मारा जा रहा है, और तुम इस सिस्टम के पार्ट बन रहे हो। और आने वाला समय में अगर ऐसा चलता रहा, मेरा मानना है तो मतलब मैं बिहार जाता हूं, अभी मैं गया था आपके साथ, मुझे अंदर से रोना आ रहा था कि क्या स्थिति हम लोग पैदा कर दिए हैं। 3,000 से नीचे कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को सिर्फ भेजता है सरकारी में। एक भी सरकारी विद्यालय के टीचर का लड़का सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ता होगा, कोई सर्वे करा के देख ले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बल्कि सरकारी विद्यालय में तो बच्चे जा भी रहे हैं खिचड़ी के लोभ में कि खिचड़ी की व्यवस्था हो जाएगी, किसी दिन अंडा मिल जाएगा। अब उसमें भी अंडा की जगह रस लोगों को दिया जा रहा है चावल का। अंडा में भी घपला घोटाला वो अपनी जगह है। पूरा सिस्टम कितना सड़ा हुआ है, उसकी कितनी चर्चा की जाए, जितनी चर्चा की जाएगी उतना ही वो चर्चा बढ़ेगा। खैर, एक मसला ये भी है शशि जी कि तमाम बिहार के जो सजग लोग हैं, बिहार में आम मतदाता भी बहुत बौद्धिक और सजग है, राजनीतिक तौर पर तो खास तौर पर, और तमाम दलों के इतर तमाम जाति बिरादरी के भीतर भी राजनीतिक दल की घोषणा, उसका गठन। देखिए, आपने जो बोला कि तमाम मतदाता सजग हैं, उनकी सजगता अपने मुद्दे को ना लेकर एक पार्टी तक सीमित है, अपनी जाति तक सीमित है, और जाति के ऊपर पार्टी तक सीमित है। मैं वहीं आ रहा हूं कि बिहार के भीतर जो नए किस्म की ठेकेदारी शुरू हुई है, कोई परशुराम, कोई हनुमान के नाम पर सेना बना ले, पॉलिटिकल पार्टी बना ले और वो कहे कि जी हमने फलानी बिरादरी का टेंडर ले लिया है, इस बिरादरी का हम ही प्रतिनिधित्व करेंगे। कोई महाराणा प्रताप जी के नाम पर या कुंवर सिंह जी के नाम पर सेना बनाए, पार्टी बनाए और कहे कि इसका हमारे जिम्मे है। कोई जो है सन ऑफ मल्लाह हो जाए। तो ये जो नया चलन चला है, इस चलन चलने के बाद भी ये सारे चलन विकल्प के तौर पर शशि जी नहीं दिख रहे हैं। चाहे पप्पू यादव हो, चाहे मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी हो, या इस तरीके के जितने लोग हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी और प्रशांत किशोर भी इस वक्त विकल्प के तौर पर नहीं दिख रहे हैं। तो उसकी एक वजह तो मेरे समझ में आती है कि पूंजी का प्रभाव इतना है कि कोई भी इंडिविजुअल चाहे जितनी पूंजी लगा दे, बावजूद इसके वो राजनीति को बदलने लायक संसाधन आयुध इस समय नहीं जुटा पाएगा, चाहे जितना वो व्यक्तिगत स्तर पर लगा ले। एक तो परिस्थिति पूंजी की है कि उसकी वजह से लोग पिछड़ रहे हैं। दूसरी परिस्थिति मानव संसाधन का भी है। ये जो तमाम नए किस्म की राजनीति करने का दावा करने वाले लोग पहुंचे हैं, वो ट्विटर फेसबुक के जरिए जोड़ तो रहे हैं लोगों को, लेकिन जमीन पर उसका असर नहीं दिख रहा है। शायद जमीन के जिन कार्यकर्ताओं की उनको जरूरत है, जो पारंपरिक राजनीति का आधार बिंदु होते हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में
कम पूंजी में, सस्ती पूंजी में, न्यूनतम पूंजी में क्या छोटे स्तर पर आपको लगता है कि कोई प्रयोग बिहार के भीतर हो सकता है, होने की गुंजाइश है या होता हुआ दिख रहा हो? होने की पूरी गुंजाइश है। और आपने तमाम जिन लीडरों का नाम लिया है वो अपनी राजनीति को कर चुके हैं। देखिए, पप्पू यादव जी काफी मेहनत कर रहे हैं और वो लोगों में पैठ भी बना रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पप्पू यादव भी अपनी राजनीति कर चुके हैं। जीताराम मांझी 90 के बाद लालू जी के साथ थे, बाद में नीतीश जी के साथ आए, फिर नीतीश जी के साथ वो मुख्यमंत्री बने। नीतीश जी के हटने के बाद 2014 में जब जदयू को मतलब हार मिलता है तो नीतीश जी गद्दी छोड़ते हैं और जीताराम मांझी को बनाते हैं। फिर वहां से फिर वो आरजेडी में आते हैं और अभी देखना है कि किधर जाएंगे। ये सब अपनी राजनीति कर चुके हैं। अभी जो दौर आएगा वो नए लीडरों का ही आएगा। जो नया लीडर जमीन पर संघर्ष करता हुआ दिखाई देगा और सार्थक रूप से प्रयास करेगा, उसे सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन वो एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, वो बहुत जल्दी नहीं आएगा, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए शशि जी, क्योंकि समय बहुत लंबा हमने लिया है और अब बिल्कुल अंतिम चरण में है, ये आपसे समझना चाहेंगे कि नई राजनीति का प्रयोग करने ही तो प्रशांत किशोर पहुंचे हैं, पूंजी के साथ ही गए हैं, और पुष्पम प्रिया चौधरी भी तकनीक और पूंजी के आधार पर ही पहुंची हैं। बावजूद इसके ऐसा क्यों होता है कि पारंपरिक दलों में लीडरशिप का वैक्यूम है, पारंपरिक दलों में मैनेजर और डीलर की वैल्यू बढ़ गई है, वर्कर की जगह वॉरियर्स की जरूरत पड़ गई है और उन्हीं की बहाली नियुक्ति हो रही है। लेकिन ये जो नए दल विकल्प के तौर पर पहुंचना चाहते हैं, ये इसलिए पिछड़ रहे हैं क्योंकि इनके पास वर्कर नहीं है। वॉरियर्स तो इनके पास भी है, वर्कर नहीं है, और ग्राउंड की पॉलिटिक्स में ये जीरो है। पूंजी जरूर मैं मान सकता हूं कमतर होगा, लेकिन इन दलों को जो तकनीक के आधार पर ही चुनाव में पहुंचे हैं, वो फिर ट्रेडिशन से मात क्यों खा रहे हैं, जबकि पारंपरिक ट्रेडिशनल दल तो तकनीक के आधार पर ही बढ़ रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, वो तकनीक तो कर रहे हैं, उनकी वो लोगों में पहुंच भी बना रहे हैं लोगों तक, लेकिन उन्हें समय लगेगा। वो आपको क्या लगता है कि बिहार में जितने गांव हैं, जितने बूथ हैं, कितने गांवों में अभी ये दोनों लोग गए हैं या और कोई नेता गया हो जो प्रयास कर रहा है? और समय देखने को मिलेगा। हम दोनों आदमी बात कर रहे हैं, हो सकता है कि 2020 के बाद 2023 में हम दोनों ही वहां पूरा बिहार घूमने चल दे, अपने 7 दोस्तों को लेकर क्रांति कर दे। कोई नहीं जानता है कि किसके गर्भ में क्या लिखा है। बिहार में आपके सामने जी, मेरी अपनी जिम्मेवारी है, मैं बंधा रहता हूं अपनी चीजों में, लेकिन मैं ही सोचता हूं कभी कभी कि 7 दोस्तों की टीम बनाकर मैं पूरे बिहार घूमूंगा, हो सकता है कि मुझे सफलता मिलेगी। आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाऊंगा, उनके सिद्धांतों को फॉलो करते हुए संघर्ष करेंगे। और टेक्नोलॉजी को मैं भी जानता हूं, बूथ को मैं भी जानता हूं, आप जानते होंगे मेरा यही काम है, एक एक बूथ पर कैसे स्ट्रक्चर बनता मैं भी जानता हूं। लेकिन एक बार आप सारे गांवों का भ्रमण कर लिए 3 साल में, फिर आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए, फिर आपको लोग पूछेंगे। और एक बार आपने आंदोलन खड़ा कर दिया इन मुद्दों पर, तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन शशि जी, जिस बात का आपने जिक्र किया कि विकल्प खड़ा होगा और हो सकता है हम लोग जाएं और नए सिरे से कुछ हो जाए, कुछ और भी इस तरीके से सफेरे लोग पहुंचे और नई राजनीति खड़ी हो। लेकिन आपको बताऊं, बिहार बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री उन दिनों में थे, बाद में वो पूर्व महामंत्री, उस समय महामंत्री संगठन थे, केएन गोविंदाचार्य। केएन गोविंदाचार्य का लंबा समय बिहार में बीता है, संघ के प्रचारक थे और जेपी आंदोलन में भी उनकी एक भूमिका थी। वो अक्सर कहते थे कि बिहार में दरअसल लोग इंडिविजुअल लीडर हैं, तो जहां हर व्यक्ति अपने आप में नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, वहां सामूहिक नेतृत्व का बनना और उभरना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो बहुत मुश्किल है। माफ करिएगा, 2 सवाल आ रहा है। अमरनाथ झा जी हैं, अपने अग्रज हैं, बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आदरणीय अमरनाथ झा जी कह रहे हैं कि चेहरे के आधार पर चुनाव लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है, और बिहार स्वाभिमान आंदोलन पेज पर जिनकी ये परिकल्पना है, अमित जी और रंगीत जी, उनका ये कहना है शशि जी कि स्वाभिमान को जिंदा करने के लिए ही बिहार स्वाभिमान आंदोलन शुरू हुआ है। तो दरअसल क्या है कि स्वाभिमान तो है ही, और स्वाभिमान की गुंजाइश, जो सवाल पूछने वाले लोग हैं उनके भीतर भी स्वाभिमान, इसीलिए वो पूछ रहे हैं। लेकिन भावुकता में स्वाभिमान और ईमानदारी को दरकिनार कर जो मतदान करने की प्रवृत्ति और प्रकृति बढ़ी है, उस पर सोचने का वक्त है कि अगर आप भावुकता में ही सही, गलत और बहुत गलत में किसी एक का भी चयन करते हैं, तो वास्तव में आप देखिए, मतदान अपना निजी विषय, आप किसे मतदान कर रहे हैं उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ। आप मतदान जिसको कर रहे हैं आप कीजिए, लेकिन मतदान के पहले बहुत चीजें होती हैं। अगर आप एक जागरूक मतदाता हैं तो आप
पिछलग्गू मत बनिए, जिसे आप मतदान कर रहे हैं उसके भी मत बनिए। आप हिम्मत उठाइए सवाल पूछने की। आप अगर ये पहला चरण सवाल पूछने वाला पार कर लेते हैं तो आप स्वावलंबी हैं, आपके अंदर स्वाभिमान है, और अगर वो स्वाभिमान है आपके अंदर तो आप सही चीजों का जाकर चुनाव जरूर करेंगे। लेकिन अब सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं तो आप वोट किसे भी दीजिए, आपका वोट व्यर्थ है। तो सवाल ये मानना, मतलब ये सीधे सीधे माना जाए कि सवाल का संस्कार जो है वो अब मध्यम होने लगा है। ये माना जाए कि सवाल पूछने का संस्कार बिहार में मतदाताओं के भीतर, कार्यकर्ताओं के भीतर मध्यम पड़ा है और उसको तेज करने की जरूरत है। एक सवाल और भी है कि बिहार में कानून व्यवस्था के ऊपर भी चर्चा कीजिए, समय के साथ उसमें कितना बदलाव आया है। निशांत कश्यप पूछ रहे हैं, निशांत जी हम लोगों ने इस पर चर्चा की है। नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर एक परिस्थिति बनी थी, जहां एक छवि बनी थी कि बिहार में कानून व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ होने लगा है। लेकिन कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि दूसरे और तीसरे कार्यकाल में कानून व्यवस्था वही है, तब के जंगल राज से भी कहें तो बदतर स्थिति बन गई है। जैसे जैसे बढ़ता गया कार्यकाल सरकार का, वैसे बशर्ते कि मीडिया आप तक पहुंचा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जब नहीं पहुंचाएगा तो आपको लगेगा कि सब कुछ बेहतर ही हो रहा है। ये भी एक है कि मीडिया के ऊपर तमाम तरीके के सवाल हैं, मीडिया की अपनी तमाम तरीके की दुश्वारियां, परेशानियां हैं। बावजूद इसकी अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया के दौर में हम लोग खुल के बात कर रहे हैं, कोई सेंसरशिप नहीं है शशि भाई, और लोगों के पास, सबके पास एंड्रॉइड फोन, बड़ी आबादी के पास है, लोगों तक सूचनाएं पहुंच रही है, लोग जागरूक हैं, इसलिए सवाल भी पूछ रहे हैं। कुल मिला के 2-3 इस चर्चा से जो बात निकल के आई है शशि भाई, पहली बात ये समझ में आई कि बिहार की सियासत में इस समय जो भाव है मतदाताओं के भीतर वो नैराश्य भाव है, क्योंकि विकल्पहीनता है। विकल्प के तौर पर हालांकि कुछ लोगों ने, पुष्पम प्रिया चौधरी, प्रशांत किशोर, इस तरीके के लोगों ने हस्तक्षेप की कोशिश की है, लेकिन वो विकल्प नहीं बन पाए हैं। इसको कहने में भी कोई परहेज नहीं है, जो हमारी चर्चा में भी निकल के सामने आ रहा है। इसके अलावा तीसरी बात यह है कि बिहार की परिस्थितियां तभी बदलेगी जब सवाल पूछने की तमीज जो हमने खो दी है उसको दोबारा से हम अपनाएंगे और निडर होकर के, बेधड़क होकर के सवाल पूछेंगे, बिना अपने पराये का भेद किए। हालांकि दिनकर ने कहा है कि बंधु को भी दंड देना धर्म है, तो इसलिए उसको ध्यान में रख करके चौथी बात जो निकल के आई है कि मतदान देने आने वाले वक्त में चुनाव है, और चुनाव अवसर होता है 5 साल में, ये अवसर आपको मिलता है। क्योंकि हालांकि लोहिया कहते थे जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती है, लेकिन जिंदा कौमों को भी बिहार में हमने इंतजार करते हुए देखा। अब कौम कितनी जिंदा है उस पर भी सवाल हो सकता है। लेकिन कुल मिला के ये है कि जब मतदान करने जाइए तो उस वक्त आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मतदान किन मुद्दों पर आप कर रहे हैं। क्या ये वही मुद्दे हैं जो आपके जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं? क्या ये एंसेफेलाइटिस का मुद्दा है? क्या ये किसानी का मुद्दा है? क्या ये बेरोजगारी पलायन का मुद्दा है? क्या ये मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, कोरोना में मरते हुए परिजनों का मुद्दा है? अगर नहीं है तो नोटा जरूर दबा दीजिए। पर ऐसे अगर विकल्प नहीं लगता है तो इन लोगों को वोट मत करिए कि बहुत खराब और खराब में खराब चुन लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आप खराब भी चुनेंगे तो वही बहुत खराब होगा। नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल से तीसरे कार्यकाल की तुलना कर लीजिए, आप मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं आप सबसे, मेरा यही निवेदन है, मैं व्यक्तिगत तौर पर यही करता हूं। आज भी मैं वोटर बिहार का ही हूं और वहां मैं यही मतदान के वक्त ये ध्यान रखता हूं कि किन मुद्दों पर चुनाव हुआ है, सामने विकल्प के तौर पर कौन लोग हैं। जाति के आधार पर प्रतिनिधि को देखकर, चेहरा देखकर फलाने जी भारत के सिरमौर हैं, दुनिया में गौरव बढ़ा रहे हैं, तो उनके नाम पर कुत्ता भी भेज दे तो वोट कर देंगे, ये प्रवृत्ति छोड़ दीजिए। ये कोई विचारधारा नहीं है, ये व्यभिचार है। गलत को गलत कहिए, विचार यही है। सही को सही कहिए, विचार यही है। और जाति के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर, नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने वाले लोगों के नॉन इश्यूज के आधार पर मतदान कतई मत करिए। वक्त आपके पास है। विकल्प अगर आप देंगे तो जाहिर तौर पर नए प्रयोग भी बिहार में होंगे, नए विकल्प की गुंजाइश भी बिहार में बढ़ेगी, ये मेरी मान्यता है। बाकी शशि जी क्लोजिंग में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर अपनी बात से। मैं अपनी आपकी की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि वोटिंग आपका राइट्स है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। जैसा आपने बोला कि किसको दीजिए, क्या दीजिए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। वोटिंग आपका राइट्स है, आप जिसको मन उसको कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन हिम्मत उठाइए सवाल पूछने की। अगर सवाल पूछने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है तो आपका स्वाभिमान मर गया है। जरूरत है अपने स्वाभिमान को उठाने की, सवाल पूछने की। और अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो उसको आप पार्टी ज्वाइन मत कराइए। अधिकतर बिहार के वर्कर क्या करते हैं कि कोई भी सवाल पूछता है तो उससे पार्टी ज्वाइन करा देते हैं। अच्छा, आप कांग्रेस में हो गए हैं क्या आजकल?
अच्छा आप बीजेपी में हो गए हैं क्या आजकल? अच्छा आप आरजेडी में हो गए हैं क्या आजकल? अगर आपके अंदर ये प्रचलन है तो इसे आप बंद कर दीजिए। अगर आप बंद नहीं कर रहे हैं तो आपका स्वाभिमान जरूर मर गया है। मेरा बस ये कहना होगा इसमें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा शशि भाई ने बहुत अच्छी क्लोजिंग की है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि सवाल पर पहरेदारी मत लगाइए, सवाल पर ठेकेदारी मत करिए, सवाल पूछने दीजिए। अगर आप सवाल नहीं पूछते तो कम से कम जो पूछ रहे हैं उनको घेरने रोकने की कोशिश मत करिए। और सवाल सवाल होता है, उसको चीड़ फाड़ पोस्टमार्टम करके, सवाल का अंत्य परीक्षण करके उसमें रंग मत ढूंढिए। ये बहुत वाजिब सवाल है। और जो लोग, मैं आखिरी में फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग दल से, नेता से, रंग से, विचारधारा के इस सब से बंद करके गलत का समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अहमद फराज साहब का एक शेर है, वो आपसे अंत में कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। तो सुनिए कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। इन बारिशों से दोस्ती करते वक्त याद रखिएगा मकान कच्चा है। गलत की संगति में रहेंगे तो संसर्ग दोष के शिकार होंगे और गलत की संगति का असर गलत ही होगा, बुजुर्गों ने भी कहा है। आप सबसे अच्छी बातचीत रही। दोबारा फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर चर्चा होगी, संवाद होगी। संवाद ही लोकतंत्र की खूबसूरती और मजबूती है, इसमें हम सब विश्वास रखते हैं। और ऐसे ही आगे आप सबका स्नेह मिलेगा, साथ मिलेगा। जिन मित्रों का सवाल मेरे जेहन में आया, मैंने देखा, उन सबका सवाल लिया। जिनका सवाल नहीं भी ले पाया हूं, उन सबसे क्षमा याचना है। आप सबके सवाल का उत्तर देने की पूरी कोशिश रहेगी। बहुत आभार इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। और आखिरी में बिहार स्वाभिमान आंदोलन इस पेज के मॉडरेटर अमित जी, रंगीश जी, आप सब लोगों का, आपकी पूरी टीम का बहुत आभार, शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।